सभी मित्रों को नमस्कार। कल हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर देखा और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम केवल यह मेंस ओरिएंटेड लेक्चर लेकर के चल रहे हैं और इसमें यह सेकंड लेक्चर है। मैंने आपको कल बताया था कि हम मेंस के GS2 को अभी कवर कर रहे हैं और GS2 में लगभग 150 के करीब टॉपिक्स हैं जो कि यदि आप तैयार कर लेते हैं, इस पर यदि आपके पास 4 से 5 पेज का नोट्स यदि रहता है पर टॉपिक्स, तो आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। यानी कि जो मैं एनालिसिस करके नोट्स बना रहा हूँ वो ऐसे ही व्यक्तियों की, ऐसे ही टॉपर्स की कॉपी देख करके मैं कंटेंट को ला रहा हूँ जिसके लगभग नंबर 130 आए हैं जीएस में या 120 प्लस आए हैं। इससे कम में किसी भी जीएस में, हालांकि GS2 के लिए तो ऐसी कई सारी कॉपियाँ इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल हैं जिसमें से 130 प्लस नंबर लाए हुए हैं। तो उन्हीं 5-7 कॉपियों के कंटेंट को देख करके ही मैं बता रहा हूँ। नाम मैं बताऊँ तो जैसे कि इशिता किशोर हैं या फिर आप देखें सुरति शर्मा हैं, इन सभी की कॉपी देख करके मैं यहाँ ला रहा हूँ। चूँकि हिंदी मीडियम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कंपेयर हिंदी मीडियम के टॉपर से करते हैं। नो डाउट हिंदी मीडियम के टॉपर में के भी नंबर बेहतर हैं, ठीक हैं, 100-110 के करीब मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को तो इससे भी आगे का सोच करके चलना होगा। यदि कंटेंट की गुणवत्ता ज़्यादा ही अच्छी रहेगी तो नंबर भी हम लोगों को बेहतर प्राप्त होंगे। तो प्रयास वही रहेगा जो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है उसी अकॉर्डिंग रहे। आज हम लोग यहाँ सेकंड टॉपिक्स, मैंने कल ही बताया था कि हम जनहित याचिका सेकंड टॉपिक्स करने वाले हैं। इसी तरह जनहित याचिका के बाद क्या टॉपिक्स करूँगा, तो अगले 8-10 दिन के टॉपिक्स में आपको यहाँ एक बार मैं एक नज़र में दिखा दे रहा हूँ कि अगले 8-10 दिन का हमारा क्या होगा। और आप समझेंगे कि ये टॉपिक्स देख करके कि आपका सच में यदि इतना तैयार कर लिया, जैसे हम न्यायपालिका किससे संबंधित अब टॉपिक्स को यहाँ कवर करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका सिलेबस है ये भी मैं समझाऊंगा इसके अगले लेक्चर में। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे न्यायपालिका से पिछले क्वेश्चन, कैसे 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो सभी दिखाने के बाद मैं आपको यह दिखाऊंगा कि ये टॉपिक्स यदि आपने तैयार कर लिए तो अगले 19 टॉपिक्स आपके ये दिख रहे हैं कि न्यायपालिका में चुनौतियां क्या है, कुछ लंबित वाद हैं, वहाँ नियुक्तियों से संबंधित है, लैंगिकता से संबंधित समस्याएं, आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, अखिल भारतीय सेवा की बात हो रही है कि इसको लाया जाए, विवाद निवारण तंत्र की बात हो रही है, ई कोर्ट ई अदालत क्या है, जेल प्रबंधन, जमानत, राजद्रोह, मृत्युदंड देना जरूरी है, यानी मतलब क्या है मृत्युदंड का। एक इस बार भी क्वेश्चन आया था कि निःशुल्क कानूनी सहायता नालसा को जोड़ करके न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण की बात करेंगे, न्यायिक विधायन, न्यायालय की अवमानना अधिकरण, भारतीय और अमेरिकी न्यायिक प्रणाली, भारतीय और ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की हम यहाँ बात करेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेहिता की बात करेंगे, न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। इस टाइप से तो ये टॉपिक्स हमारे हैं। तो अगले देखो 20 टॉपिक्स के करीब यहाँ हमने बता दिए हैं आपको। इसी अकॉर्डिंग आपके लगभग 150 टॉपिक्स जब आप कवर कर लेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। अब आप सोचिए कि यदि ये आपने तैयार कर लिया तो क्या ही न्यायपालिका में छूटेगा। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि क्या रहे, तो ये भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनहित याचिका के बारे में। चलिए इसके बैकग्राउंड को समझेंगे और आगे इस चीज़ को हम क्रम से समझते हैं। देखिए जनहित याचिका एक ऐसा टॉपिक्स है कि जो न्यूज में भी कई बार बना रहता है, करेंट का टॉपिक्स है। और करेंट देखो जनहित याचिका, अपनी ही जनहित याचिका पर रामपाल को देना होगा जवाब, इस टाइप से कभी भी रहता है। ये PIL के संदर्भ में दिख रहे हैं, ये PIL के संदर्भ में दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कि ये न्यूज में भी हमेशा रहता है और आपको ये पढ़ लेना चाहिए। PYQ में भी पूछा गया है, कल भी मैंने आपको दिखाया था ये बात। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, क्या PYQ बना है वो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। चूँकि हम लोग के लिए यही महत्वपूर्ण है कि पढ़ा कौन रहा है, कैसा कर रहा है, वो सबसे बाद की बात है। सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा अथवा नहीं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो नहीं आए हैं लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। इनकी स्तर वही होगा जो UPSC के क्वेश्चन का स्तर रहता है, ठीक है। प्रयास वही रहता है हमारा कि उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बना करके दूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये कल भी मैंने समझाया था, तो कल आपने समझा होगा, इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं चूंकि कल समझा चुका हूँ। न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। कल आप लोगों ने शक्ति पृथक्करण पढ़ा कि न्यायिक विधायन कैसे शक्ति पृथक्करण से
भिन्न है। चूंकि न्यायपालिका जब विधायिका का कार्य करने लगे तो ये न्यायिक विधायन होता है, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, चूंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहता है कि भाई सभी को अपना कार्य करना चाहिए। चूंकि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, तो भाई वो वही काम करे कि संविधान की संरक्षा करे, ठीक है। उसको विधान बनाने की क्या आवश्यकता है। तो ये न्यायिक विधायन क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अब न्यायिक विधायन करना क्यों पड़ता है, क्योंकि जनहित याचिकाएं दायर करते हैं लोग। तो ये जनहित याचिकाओं के न्याय सिद्ध उचित कीजिए। क्या न्याय मतलब न्याय सिद्ध उचित करने का मतलब ये कि आपको ये बताना है कि जनहित याचिकाओं का महत्व क्या है, और दूसरे इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बताना है कि चुनौतियां क्या हैं। ये दोनों पॉइंटों को लेकर के चलना है, लास्ट में निष्कर्ष लिखना है और आपको बताना है कि कैसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन न्यायिक विधायन है। और हालांकि ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ बात कुछ केसेस की बात करते हुए यहाँ अपने ये बात को समर्थन करना है ना, कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कुछ कहा कि हम लोगों ने कठोर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया है, अपितु हम लोगों ने उसके व्यापक अर्थ को समाहित किया है। तो ये बात आपको देनी होगी, ये सब मैंने कल आपको बताया था। तो जनहित याचिकाओं का सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग एक खाली पेज लीजिए, मेरी बात मानेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस चीज टॉपिक्स को सीख पाएंगे। और मेंस का यही तरीका है, मैं जिससे पढ़ा हूँ तो आपको पढ़ा क्यों पा रहा हूँ, मैं संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, मैं कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाने को तैयार हूँ और वो भी क्वालिटी वाला पढ़ाता हूँ। तो इसके पीछे क्या कारण है, मैं भी यही काम करता हूँ जो आपको करना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना, आपको करना ही पड़ेगा, है ना, बार बार प्रैक्टिस। आप सबसे पहले अपने स्वयं क्या लिख करके देखिए। आप एक दो तीन क्वेश्चन में कह रहा हूँ उसको अपने पेज पर लिख करके देखिए, आता हो नहीं आता हो। कभी तो जनहित याचिका सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब सबसे पहले आप लिखिए एक 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन कि ये होती क्या है, जनहित याचिका क्या है, इसको लिखिए आप, आती हो अथवा ना आता हो। यदि आपने पहले थोड़ा भी जाना है तो देखिए, यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है तब फिर आप इसको सुन लीजिए एक बार और फिर कोशिश करना कि 2-3 दिन बाद पुनः इन लेक्चर को आरंभ करें और इसको लिखने का प्रयास करें। तो इससे आपको ये रहेगा कि आपको कितना आप प्रेजेंट समय में लिख पा रहे हैं। तो आपको ये 5 मिनट के अंदर वीडियो को पॉज करके करना है। तो क्या करना है, जनहित याचिका क्या है ना, जनहित याचिका क्या है। दूसरा देखना है कि जनहित याचिका का इतिहास क्या है। अब इसको मैं PIL लिखूंगा। PIL का मैंने बता दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, पब्लिक, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये PIL का इतिहास क्या है, यानी कि ये कब स्टार्ट हुई, क्या शुरुआत से थी जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की व्यवस्था है, कब से इसका आरंभ हुआ, यानी कि आपको इतिहास या इसे आप पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है, इस पर सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। आपको क्या याद आ रहा है, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तीसरा आप यह सोचिए यहां पर कि अब आपको यह सोचना है कि जनहित याचिका का फिर महत्व क्या है। इसके महत्व के बारे में पॉइंट लिखिए और 4-5 पॉइंट लिखने का प्रयास करिए कि इसके बारे में 2 पॉइंट लिख पाएं, कम से कम इसके बारे में 1 पैराग्राफ लिख पाएं, इसके बारे में 5 पॉइंट लिख पाएं, 4 पॉइंट लिख पाएं, जितने आपको आ रहे हो। फिर इससे जनहित याचिका से संबंधित चुनौतियां क्या है, ठीक है, चुनौतियां क्या है जनहित याचिका से संबंधित। चौथे नंबर पर ये लिख करके देखिए। 5वें नंबर पर ये लिख करके आप यहां देखिए कि जनहित याचिका को चुनौतियां हैं तो कुछ न्यायालय ने सुधार के लिए कार्य किया होगा या गवर्नमेंट ने किया होगा। तो न्यायालय द्वारा क्या कार्य किया गया है इसके लिए, यानी कि न्यायालय के निर्देश क्या है जनहित याचिका के संदर्भ में, ठीक है। न्यायालय के निर्देश क्या है जनहित याचिका के संदर्भ में। एक और कि अब आप इसमें क्या, 6वां नंबर ये आप यहां बताइए कि आप क्या सुधार या सुधार के उपाय सुझाना चाहती हैं कि जनहित याचिका में सुधार ऐसे हो सकता है। मैं आपको मेंस करा रहा हूं, यही मेंस है, क्यों, क्या, कैसे, कब, महत्व, चुनौती, निर्देश, सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं। और 7वां आप सोचने की बात करिए कि क्या आपको कोई केसेस याद आ रहे हैं, कोई न्याय या वाद याद आ रहे हैं,
केस याद आ रहे हैं इसके संदर्भ में कि केस क्या हुए हैं जनहित याचिका के संदर्भ में? कम से कम आपको 5 से 7 केस यहाँ मालूम होने चाहिए। तो क्या वो मालूम हो रहे हैं? तो इन चीज़ों को लिखिए, कितने मालूम हैं आपको, और इतनी चीज़ें मालूम नहीं हैं तो अगले 40 से 50 मिनट के अंदर आप ये सभी चीज़ें मालूम कर लेंगे। तो ये चीज़ करके देखिए आप, ठीक है। अब आप इतना आप सोचिए, वीडियो को बंद करिए और 10 मिनट इस पर सभी पर लिखिए, 15 मिनट लीजिए। यदि आप 10-15 मिनट लिखेंगे और इस टाइप से एक लेक्चर भी प्रतिदिन करेंगे और अगले आप 1 साल तक ये रेगुलर एक एक लेक्चर करते जाएंगे तो आपको कोई मेंस निकालने से नहीं रोकेगा। आपको ये काम लेकिन ऐसे ही करना होगा। विश्वास श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संस्कृत की बात तो मानेंगे ना, श्रद्धावान ही ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तो जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा हो, पढ़ाने वाले के प्रति हो अथवा ना हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उस ज्ञान के प्रति अवश्य श्रद्धा हो। चलिए, तो ये आप करिए ऐसा। अब मैंने आपको ये बताया कि जनहित याचिका क्या है, राइट। जनहित याचिका क्या है। सेकंड मैंने बताया पीआईएल क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। थर्ड मैंने बताया कि इसका महत्व क्या है, आप इसके बारे में सोचिए। फिर मैंने बताया चुनौतियां क्या है, फिर सुधार और उपाय क्या है, फिर इसके न्यायालय के निर्देश क्या है, फिर वाद इत्यादि क्या है, और लास्ट में आप एक 8वें नंबर का काम ये करिए, 8वें नंबर पर कि कुछ निष्कर्ष, कि एक निष्कर्ष प्यारा सा क्या लिखेंगे आप इसके बारे में, तो वो निष्कर्ष सोचिए। अब हम लोग इसी प्रकार मैंने जो ये बताया, इसी प्रकार हम क्रम से आपको पहले बताएंगे कि क्या है, फिर जनहित याचिका क्या है, इसके इतिहास की बात करूंगा मैं, फिर इसके महत्व की बात करूंगा, फिर चुनौतियों की बात करूंगा, फिर सुधार की बात करूंगा, फिर न्यायालय के निर्देश की बात करूंगा, ठीक है, और फिर एक निष्कर्ष की बात करूंगा। तो इसी अकॉर्डिंग मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं। ऐसा यदि आप स्वयं कर लेते हैं तो आपको यह सीखने को मिलेगा कि आपको जो आता था उसके अतिरिक्त आपने इस लेक्चर से क्या सीखा। यदि आप ये नहीं सीखते हैं तब फिर आपके साथ प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में जानते हैं जनहित याचिका क्या है। तो इसको हम सबसे पहले यहीं से समझेंगे कि जनहित याचिका क्या है। अब देखो मैं आपको यहां से समझाना स्टार्ट करता हूं, वो ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए जनता है, ये आपको दिख रही होगी, यहां जनता है, ठीक है, ये आपको जनता दिख रही होगी। जनता का काम ये है कि जनता को में कभी कभी दो लोगों के प्रति लड़ाई हो सकती है जनता की। एक तो हो सकती है अपने राज्य से, किससे, राज्य से, यानी कि भारत देश से, सरकार से। आपको सरकार के विरुद्ध, जैसे सरकार ने आपके पैसे नहीं दिए, ठीक है, आपको किसी, जैसे आपका मकान बनना था, मकान के पैसे आजकल मिलते हैं, तो मकान के पैसे आपके नहीं मिले तो आप केस करेंगे, भाई इसने हमारे लिए जो आवास का हमारा नाम आया था और इसने हमें आवास के पैसे नहीं दिए। एक तो हो गया ये सरकार के विरुद्ध, ठीक है, या सरकार ने क्या किया, तो ये आपने देखा। अब दूसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति हो सकता है जिसने आपकी मान लीजिए जमीन को कब्जा कर लिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है कि आपकी व्यक्तिगत जमीन हड़प ली, या फिर आपके व्यक्तिगत आवास के पैसे राज्य द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, चूंकि जो सरकार के ही अधिकारी माने जाते हैं, यदि कोई आईएएस आपके पैसे नहीं दे रहा है, पटवारी पैसे नहीं दे रहा है, तहसीलदार पैसे नहीं दे रहा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि सरकार ही नहीं दे रही है, ठीक है, चूंकि वो सरकारी कर्मचारी है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप न्यायालय जाएंगे। तो ये आपका व्यक्तिगत मामला हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं लोकस स्टेंडी का सिद्धांत। तो ये न्यायपालिका में चलता था पहले से, जब से न्यायपालिका आरंभ हुआ, ठीक है, तो तब से ये लोकस स्टेंडी का मामला चलता था कि व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपना स्वयं का केस यदि किसी से व्यक्ति से हो गया है तो वो लेकर के जा सकता है, यदि उसका राज्य से या किसी अधिकारी से मामला हो गया तो भी वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालत के पास जा सकता है। यही मैंने यहां समझाने का प्रयास किया है आपको, यही मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया है कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। आप जा सकते हैं, और ये इसलिए ये लोकस स्टेंडी के आप। अब एक और स्थिति आती है, एक और स्थिति भी तो हो सकती है भाई, जैसे आप हैं, ठीक है, आप हैं, और आप देखते हैं ये बात कि कई सारे लोग हैं,
है ना, कई सारे व्यक्ति हैं, ये आपको इधर दिख रहे हैं, ये कई सारे व्यक्ति हैं और इनके के बहुत, है ना, इन महिलाएं हैं ये, और इन महिलाओं का को बहुत परेशान किया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा। समझ में आया ये बात? और ये आपसे वो बनेगी ऐसी केस स्टडी कि एक कंपनी है, वहां महिलाओं का शोषण हो रहा है, ठीक है, या कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र ज्यादा हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर हमारे यहाँ 90% वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां महिलाओं का मान लीजिए शोषण हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। जो वहां महिलाएं कर रही हैं वो ज्यादा शिक्षित हैं नहीं, मान लीजिए, मान के चलती हैं। अब वो अपनी बात को लेकर के नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि यदि कंपनी के विरुद्ध ये शिकायत वो दर्ज करती हैं या न्यायालय जाती हैं तो उनकी नौकरी छूटने का पहला डर है। दूसरा डर ये है कि कंपनी भी पैसे भर के कुछ केस वगैरह ऐसा कर ले, अपने वकील कर ले, ये डर है इनको। तो आप इस चीज को, क्या ये महिलाएं अपने केस को लेकर के नहीं जा पा रही हैं, तो क्या आप इनके केस को लेकर के जा सकती हैं? तो आपको बताऊं कि 1976 से पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। 1976 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में, दूसरे की समस्याओं के बारे में न्यायालय में पहला केस लेकर के गया। अब यह केस आपको मालूम होना चाहिए बस कि वो कौन सा केस है जिस केस को पहली बार 1976 में या 1979 आपने, यानी 1979, ये भी आप कर सकते हैं, 79 में, 1979 में, ठीक है। तो 1979 यानी कि 80 में, एक कम 79 और सबसे पहले 76 वाला केस और दूसरा 79 वाला केस, यानी कि पहला 76 में और फिर सेकंड 79 में, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति लेकर के गया केस, ठीक है, और वो केस लेकर के जो व्यक्ति केस लेकर के पहली बार गया, तो यानी कि इससे पहले नहीं जा सकते थे क्या सर? नहीं। तो इसी को कहते हैं जनहित याचिका। जनहित शब्द समझो, जनता का जिसमें हित समाहित हो, ऐसी याचिका लेकर के न्यायालय के पास जाना कि भाई इस जनता का, इन महिलाओं का शोषण हो रहा है कंपनी के द्वारा, ठीक है, इन महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां सामाजिक न्याय की बात की जाती है, ठीक है, सार्वभौमिक न्याय की बात की जाती है। तो यही कहलाता है जनहित याचिका, कि जनता के हित के लिए है। यानी कि क्या सर इसको हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं ले जा सकते? नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए लेकर के जाओगे तो आपकी जनहित याचिका रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं जाना है। अच्छा सर, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है कि कौन कौन से मुद्दों पर हम ये ले जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। इसी को हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि इन्हीं मुद्दों के बारे में तुम ले जा सकते हो। तो क्या सर वो मुद्दे हमें याद रखने हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखने हैं, आगे पढ़ाऊंगा तो याद रख लीजिएगा। तो पहला केस देखते हैं कि पहला केस किस चीज के बारे में गया था और कौन लेकर के गया था। बहुत ही रोचक चीज है। पहला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब था तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन पहला केस भी जानना है। 1976 वाला क्या हुआ कि कुछ कामगार थे, काम करने वाले मजदूर थे, उनका शोषण हो रहा था, ठीक है। काम करने वाले जो मजदूर थे, इनका शोषण हो रहा था। उसमें अब्दुल्ला भाई भी एक थे, और ये मुंबई की बात है। तो ये केस रहा 1976 में दायर किया गया मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई वाद, ठीक है। तो मुंबई कामगार सभा, ठीक है, याद करो, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई वाद, 1976। इसमें जो न्यायाधीश थे जिन्होंने पहली न्यायिक याचिका स्वीकार की, वी.आर. कृष्ण अय्यर। कौन है? वी.आर. कृष्ण अय्यर। तो प्रीलिम्स के लिए भी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया? बोलो, अब किसका नाम कहोगे? वी.आर. कृष्ण अय्यर। ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है।
तो बी आर कृष्ण अय्यर ऐसे व्यक्ति हैं। और इसका केस कौन सा है ये भी पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई वाद 1976। ठीक है, ये याद रखना है। सेकंड केस इसमें आया 1979, और यहां से सभी लोगों को बहुत मतलब ये मालूम चला कि अरे बाप रे ये भी होता है। और ये था कि बिहार जेल में कुछ कैदी थे। क्या थे? बिहार जेल में कुछ कैदी थे। उन कैदियों ने इतना ही जुर्म किया था कि उन्हें लगभग उस जुर्म की सजा 1 साल मिल सकती थी। कितनी मिल सकती थी बोलो? 1 साल मिल सकती थी। लेकिन वो लोग जो जेल में कैद थे वो लगभग 1.5-2 साल से थे, मतलब केस पेंडिंग। और ये अंदर है, इन्हें किसी कारण बस जमानत नहीं मिल पाई, ठीक है, बेल नहीं मिली, तो ये अंदर ही रहे। अब वहां इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इनके के लेकर के केस को लेकर के गया है ना, ये बिहार की जेलों के बारे में था, यानी कि बिहार जेल में जो कैदी थे उनके बारे में था। तो ये जो केस सुनने वाले जो न्यायाधीश थे वो थे पी.एन. भगवती, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये केस सुना और ये केस सुनने के बाद अंततः निर्णय दिया और 40,000 कैदियों को रिहा करवा दिया, ठीक है। तो जिस दिन से ये 40,000 कैदी रिहा हुए 1979, उस दिन से सभी को मालूम चला कि ये भी हो सकता है कि हम दूसरों के शोषण के लिए रोकने के लिए भी जा सकते हैं। यानी कि जो जनहित कर से उत्प्रेरित व्यक्ति है, जनता के हित को करना चाहता है, जनहित से उत्प्रेरित व्यक्तित्व, लिखिए शब्द, कितना गजब शब्द है। तो जनहित से उत्प्रेरित जो भी व्यक्तित्व है वह इस प्रकार का कार्य कर सकता है, जो भी परोपकारी व्यक्ति है वो कर सकता है। तो ये 40,000 कैदियों को रिहा किया गया, ये सेकंड केस था। ऐसे फिर उसके बाद तो कई सारे केस आए और अभी तक ये कई सारी PIL दायर होती जा रही हैं, तो ये काम हो रहा है। तो ये 2 केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत के याद रखने हैं। इसके अलावा भी ये कई सारे केस अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये 2 केस मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं कि ये शुरुआत की आप इंट्रो वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, इनको कई बार करेंगे, तो यहां से सभी को महत्व मालूम चला कि कैदियों को रिहा किया गया। अब थोड़ा सा आप इसका 1-2 पॉइंट तो महत्व के बारे में इसको लिख ही पाएंगे नहीं, कोई ऐड करके हुई। अब आगे और बात करता हूं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका का अभिप्राय क्या हुआ कि जनता क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति इस समुदाय के मुद्दों को लेकर के समुदाय का शोषण हो। मैं कुछ मुद्दे यही बता दे रहा हूं। देखो, कोई बंधुआ मजदूरी करवा रहा हो, इसके प्रति आप ले जा सकते हैं, है ना। पर्यावरणीय रूप से कोई बहुत ही संकटमय स्थिति हो, जैसे कि गंगा प्रदूषण का मामला हो, ठीक है, कहीं हजारों पक्षियों की मृत्यु हो जा रही हो, तो इस मामले को भी लेकर के आप जा सकते हैं, ठीक है। कहीं एकदम बच्चों का शोषण हो रहा हो, कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा हो, कहीं मजदूरों का शोषण हो रहा हो, तो इन सभी मामलों में आप लेकर के जा सकती हैं जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। देखो क्या होता है, ऐसा ऐसा करना क्यों पड़ रहा है जनता को, ये बात समझो। ऐसा जनता को करना क्यों पड़ रहा है, जाना क्यों पड़ रहा है जनता को, ठीक है। अब मैं ये बात बताता हूं। देखो 2 तरीके हैं चलाने के। ये आप देख रहे हो, ये बनी है विधायिका और ये है ये विधायिका है। विधायिका का कार्य है कि वो क्या करे, जनता को न्याय प्रदान करे। क्या करे, जनता को न्याय प्रदान करे, ध्यान रखो। चलिए, वो उसका काम है कि वो जनता को न्याय प्रदान करे। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, जनता का कार्य है कि वो क्या करे, न्याय प्रदान करे, सामाजिक न्याय प्रदान करे। ये विधायिका का कार्य है, कार्यपालिका का कार्य है। विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका करे। अब ये यदि डायरेक्ट जनतंत्र को सामाजिक न्याय, समय पर चीजों को ध्यान दे, अपने कार्यों को करे, तो क्या जनहित याचिका लेकर के जाना पड़ेगा? नहीं। यानी कि एक सीधा रास्ता है कि कार्यपालिका भाई, इसी को कहते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस। शब्द लिखिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस। प्रोएक्टिव गवर्नेंस होगा यदि हमारे यहां, तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस चीज की,
ठीक है ना। इस चीज की हमें यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थी नाम यथा अपराध दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम, संस्कृत वाले जो सुन रहे होंगे मेरे वो समझ जाएंगे इस चीज को। तो जैसे रघुवंश में वो करते थे, रघुवंशीय राजा, आप भी समझ सकते हैं कि जो राम इत्यादि के जो पहले वंश के राजा थे वो लोग समय पर काम करते थे, ठीक है। तो यथा काल प्रबोधि नाम, ये वाली बात है, तो इसको भी रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा। चलिए, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस की बात होनी चाहिए। तो डायरेक्ट विधायिका या कार्यपालिका क्या कर सकती है, सामाजिक न्याय के लिए जनता को लाभ पहुंचा सकती है। लेकिन इसमें यदि कार्यपालिका या विधायिका उदासीनता दिखाती है या महिलाओं का जैसे शोषण, जैसे 40,000 कैदियों का समस्या था, तो सरकार को स्वयं स्टैंड लेना चाहिए था, जेलों की स्थिति ठीक करनी चाहिए थी और न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहिए था। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। जनहित याचिका दायर की गई, फिर पीएन भगवती को निर्देश देना पड़ा कि इन 40,000 कैदियों को रिहा कर दीजिए। ये करना, रिहा कर दीजिए, पटाखे बैन कर दीजिए, डीजल वाहन बंद कर दीजिए, बेड लोन के लिए समिति गठन कर दीजिए, ये सब न्यायालय के निर्देश हैं। कर दीजिए का मतलब यह कि इनने कानून बना दिया, मतलब ऐसा करना ही है, मतलब उसके कहना ही कानून हो गया न्यायपालिका का। और ये मैंने उदाहरण बताई, यही कहलाता है न्यायिक विधायन, कि जैसे ही जनहित याचिका जाती है जनता के हित को पूर्ण करने के लिए न्यायपालिका को कुछ निर्देश देने पड़ते हैं जो अनिवार्य टाइप के होते हैं, या फिर करना पड़ते हैं सरकार को। अनिवार्य नहीं होते हैं तो इसलिए करना पड़ते हैं, अनिवार्य तो नहीं होते हैं, किस लिए करना पड़ते हैं कि यदि न्यायपालिका ने कहा और कार्यपालिका नहीं करेगी वो काम, तो कार्यपालिका की साख कम होगी, क्रेडिट कम होगी, इसकी इज्जत गिर जाएगी, औकात मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। इसलिए जरूरी है कि जो न्यायपालिका निर्देश दे और बेहतर निर्देश दे वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये वाली बात है, यानी कि यदि प्रोएक्टिव गवर्नेंस हो तो आप जनहित याचिका की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए क्या उपाय सुझाएंगे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि पहले ही हम समझ भांप लेंगे जनता की समस्याओं को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है, कि ये क्यों। चलिए, तो ये अब इन्होंने क्या किया, तो पहले ये वाला तरीका नहीं था कि सरकार, जनता, यदि सरकार किसी मुद्दे को नहीं उठा रही है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे को लेकर के जा सकते थे। लेकिन यह जब से आया जनहित याचिका, तब से जिन मुद्दों पर कार्यपालिका उदासीनता दिखा रही है, विधायिका उदासीनता दिखा रही है, उन मुद्दे को भी हम जनहित के लिए ले जा सकते हैं। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। किसके माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से। अब देखिए, तो ये बहुत अच्छा रहा कि कार्यपालिका, इसका एक महत्व हुआ कि कार्यपालिका जिन मुद्दों पर उदासीनता दिखा रही है, ठीक है, उन मुद्दों को भी हम इसके तहत ले जा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कोविड-19 में जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए व्यवस्था करना पे कार्यपालिका उदासीनता दिखाई पड़ी, तो न्यायपालिका ने निर्देश दिया। पराली से संबंधित है, गंगा जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दा हो, ठीक है, बेड लोन की समिति गठित करने से मुद्दा हो, ठीक है, पुलिस पुलिस की नियुक्ति के लिए एक आयोग के गठन करने की बात हो, तो इस प्रकार के कई सारे जो चीजें हैं, इन सभी के संदर्भ में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसलिए कहा क्योंकि न्यायपालिका अपने कार्य को नहीं कर रही थी। इसी को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस का, नियंत्रण व संतुलन का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यानी कि हमने नियंत्रण और यानी कि विधायिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, कार्यपालिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना कि भाई तुम्हें ये काम करना है, करिए ऐसा। तो ये चेक एंड बैलेंस दिखाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। अब मैं इतनी बार इन केसों का उल्लेख करूंगा, इस प्रकार की बातों का उल्लेख करूंगा, यदि आप लेक्चर बेहतर से 2-3 बार सुनते हैं आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी, और यही मैं चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ये काम करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। ऐसे ही जब काम करता है तो इसी को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता। आपने जनहित याचिका दायर की, अब न्यायपालिका को उस मामले में सक्रियता दिखानी पड़ेगी। तो ये जुड़ा हुआ है कि जैसे ही कोई जनता जनहित याचिका दायर करेगी, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक सक्रियता दिखानी पड़ेगी। कभी कभी इसी मामले में न्यायिक
अतिक्रमण भी हो जाता है, यानी कि जुडिशियल ओवर रीच, इसको कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच और इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में भी, ठीक है, क्योंकि ये बार बार कोई आपसे बात करेगा तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इनके माध्यम से कार्य करती है। तो जैसे कि न्यायिक अतिक्रमण क्या कहलाता है, जब आप कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। और न्यायिक सक्रियता होती है कि आप, है ना, को शांत बैठी हुई उदासीन कार्यपालिका को उंगली करें कि भाई कर काम। इसका मतलब ये कि आप उसको थोड़ा सक्रियतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, ठीक है। मैं ये कुछ कुछ शब्द ऐसे इसलिए अनुप्रयोग करता हूं कि आप पहले तो समझ लें उस चीज को। उंगली करने का मतलब ये कि भाई चल चल, ऐसे आप करते हैं, ठीक है। जैसे आपको करती हैं चल पढ़, जैसे मम्मी करती हैं, आप रील देख रहे हैं मम्मी कहेंगी, तो ऐसे ही, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे सक्रियतावादी दृष्टिकोण। समझ में आ रहा है? मैं जस्ट एक शब्द समझाने के बाद एक अच्छा शब्द बोला करूंगा तो वो लिख लिया करिए। सक्रियतावादी दृष्टिकोण दिखाना पड़ता है, ठीक है। किसके लिए? तो ये, तो जब सक्रियतावादी दृष्टिकोण दिखाए तो न्यायिक सक्रियता, लेकिन जब वो जनहित करने के संदर्भ में जब कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों को हस्तक्षेप करे, ठीक है, या अति उग्र सक्रियतावादी दृष्टिकोण दिखाए, अति उग्र सक्रियतावादी दृष्टिकोण लिखिए, अति उग्र सक्रियतावादी दृष्टिकोण दिखाए, तब उसे कहते हैं हम न्यायिक अतिक्रमण। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे कि न्यायिक अतिक्रमण क्या है। जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम इस न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण को भी लाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिए। इस पर भी क्वेश्चन बना है आपका। चलिए, तो ये आपने देखा न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण। तो न्यायिक सक्रिय, फिर विधायिका से ये कहा निर्देश दिया जाता है तो फिर विधायिका निर्देश कार्य करती है। यानी कि एक तो सीधा रास्ता है कि आप ऐसे कर दीजिए, नहीं होगे तो ये कैसा करो, यानी कि काम तो करना पड़ेगा। और इसी को नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। यदि आपने ये डायग्राम समझ लिया है और पेपर में ऐसा आप बना देते हैं, वो आपको बिना समझाए आपके समझ जाएगा। इतनी चीज को आपको एक बस डायग्राम बना करके बनाना है। मैं जो ये डायग्राम बता रहा हूँ हर टॉपिक्स में एक एक्स्ट्रा, यही आपको, अब मैंने जो एनालिसिस किया है टॉपर्स की कॉपी, उसमें यही देखा है कि कुछ इसी प्रकार का उन्होंने नया इनोवेशन किया है। और लिखेंगे तो सभी ऐसा जो सोच करके प्रैक्टिकली करेगा। अब देखिए ये किसी बुक में तो नहीं ही मिलेगा ऐसा बना हुआ, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं, गुड्डा वगैरह में किसी बुक का तो ले नहीं आया हूँ छाप करके, मेरे दिमाग की उपज है। तो ऐसे ही आपको भी अपने दिमाग की उपज ऐसे करना होगी और ये सब आप डायग्राम आप बना करके उपयोग करने होंगे। आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए, तो ये देखा कि इस प्रकार से आपको देखते हैं कि जनहित याचिका क्या है। अब ये तो सर आपने ज्ञान दे दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि सभी टीचरों की एक ही दिक्कत देखी मैंने अपने जीवन में, और इसलिए मैं टीचर बना कि ज्ञान तो सब देंगे लेकिन लिख करके कौन बताएगा कि कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा? तो यहाँ आपके सर उसके लिए 4 इंट्रोडक्शन लिख करके लाए हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है। अब देखो क्वेश्चन में एक बार आपको समझा दूं, क्वेश्चन क्या है आपका कि जनहित याचिकाकर्ताओं ने समाज के निर्धन एवं हास्य पर स्थित, हाशिए कह सकते हैं यहाँ, हाशिए पर स्थित वर्गों को न्याय तक पहुंचाने में मदद की है, लेकिन कुछ स्वार्थ के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है। वो क्या स्वार्थ है? इस संदर्भ में सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जनहित याचिका की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा क्वेश्चन? एक बार और देखो, जनहित याचिकाकर्ताओं ने समाज के निर्धन एवं हाशिए पर स्थित वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान की है। इसका मतलब आपको इसमें लिखना है कि क्या महत्व है इसका, क्या लाभ, क्या क्या किया है, कुछ केसेस बता करके कैसे मदद की है। फिर कहना है लेकिन कुछ स्वार्थ के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है, वो भी बताना है। अब किस कारण दुरुपयोग हुआ है, कैसा दुरुपयोग हो रहा है इसका। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जनहित याचिका की उपयोगिता का परीक्षण करें कि इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन मैंने बनाने का प्रयास किया है। इसको आपको लिख करके देखना है, एक जो आया हुआ है वो लिख करके देखना है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे और तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? कोई भी क्वेश्चन आए, जो मैं यहाँ 4 इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। देखिए, तो मैं केवल आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ चीजों को कि कैसे। पढ़ाते तो सब है लेकिन मैं आपको उत्तर लिखाना सिखा रहा हूं। जनहित याचिका ऐसी प्रक्रिया है को संदर्भित करता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कर्ता की जगह उर्ता हो गया टाइपिंग में, तो करता है जिसमें
एक व्यक्ति किसी अन्य समुदाय अथवा पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से मामले को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। सीधा आपने समझा दिया। जनहित याचिका ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य समुदाय या पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से मामले को लेकर के कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। तुरंत बताइए उदाहरण देकर के, जैसे कि कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकने के लिए क्या हुआ था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक महिला थी, ठीक है, उसको मतलब बहुत सारी उसने कई चीज़ों का विरोध किया। फिर उसका क्या हुआ कि वो काम जहां करती थी वहां उसका यौन शोषण किया गया, ठीक है, और यौन शोषण किया गया। फिर बाद में एक वकील महिला थी, वो उस महिला के मुद्दे को लेकर के गई, ठीक है। हालांकि आपको लग सकता है कि ये व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, क्योंकि उस भले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, एक बात में यह भी बात बता दूं कि यदि एक व्यक्ति का मुद्दा हो, ठीक है, एक व्यक्ति का वो मुद्दा हो, लेकिन यदि वो व्यापक हित को प्रभावित करता है तो उसको भी स्वीकार कर सकता है न्यायालय। जैसे कि गंगा, आपका खेत है और आपके खेत के पास गंगा के जल पीने से आपके बच्चे की मृत्यु हो गई और आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, तो यह गंगा प्रदूषित है तो तुम्हारे बच्चे की हो सकती है, तो पूरे संसार के बच्चों की भी मृत्यु हो सकती है, कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो यह वस्तुतः यह मुद्दा पब्लिकली हो गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको भी स्वीकार कर सकता है जनहित याचिका के तहत कि जो व्यापक हित को प्रभावित करे, यानी कि जनहित को प्रभावित करे। समझ में आ रहा, ध्यान रखो। तो न्यायालय भी बहुत उदारवादी दृष्टिकोण से सोच रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि न्यायपालिका उदारवादी होती दिखाई पड़ रही है, यह न्यायपालिका का उदार रुख प्रतीत होता है, तो इसका है ना क्वेश्चन बन जाए, न्यायपालिका की सफलता के लिए उसका उदार दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। टिप्पणी करें तो कैसे करोगे, यही सब केस तो बताना पड़ेगा कि जनहित याचिका के मामले में वो सुन रही है दूसरे के केस को, ठीक है। तो जैसे ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी करना, फिर इसके आधार पर कानून बनाया गया था जिसकी आगे हम बात करेंगे अभी। तो ये आप एक देख सकते हैं। अभी कई सारे मैं बाद के अध्ययन के लिए अभी आपको पॉइंट बताऊंगा, 8-10 बात बताऊंगा जिनको आपको प्रयोग करना है बार बार। तो कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकने हेतु विशाखा गाइडलाइन, ये आप उदाहरण दीजिए। तो कितना सभी लोग केवल इंट्रो लिखेंगे, लेकिन आप इंट्रो के साथ उदाहरण देंगे, यहीं आपको नंबर बढ़ जाएगा। तो यही आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। जनहित याचिका सामुदायिक न्याय की एक पहल है। सेकंड इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जनहित याचिका सामुदायिक न्याय की एक पहल है जिसमें नागरिकों अथवा किसी समूह के मुद्दे को लेकर के, ठीक है, जिसमें नागरिकों अथवा किसी समूह विशेष के मुद्दे को लेकर के कोई व्यक्ति अथवा संगठन, ठीक है, कोई व्यक्ति अथवा संगठन मुकदमा दायर कर सकता है। अच्छा सर, केवल व्यक्ति नहीं कोई संगठन भी कर सकता है क्या? जी हां, नाज फाउंडेशन ने ऐसा किया है, ठीक है। नाज फाउंडेशन ने मुकदमा दायर किया धारा 377 के विरुद्ध, आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध, और इसमें किया तो न्यायालय और कहा गया, फिर इसमें न्यायपालिका द्वारा निर्णय दिया गया कि भाई समलैंगिकता अपराध नहीं है, ठीक है। तो धारा 377 को समाप्त किया गया आईपीसी की, और यह निर्णय दिया गया कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है। ये नाज फाउंडेशन का केस था, ठीक है। तो इस टाइप से, यानी कि जनहित याचिका सामुदायिक न्याय की पहले जिसमें नागरिकों अथवा किसी समूह के मुद्दे को लेकर के व्यक्ति अथवा संगठन मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। तो संगठन का मैंने उदाहरण दिया आपको। चलिए ऐसे उदाहरण आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। भारत में मैं लगातार अपने जो संस्कृत ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं, ऐसे कई इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, अधिकतर इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं मेरे पास संस्कृत ऑप्शनल में, चूंकि वही संस्कृत इसलिए लेते हैं चूंकि वो समझते हैं संस्कृत की वैल्यू। तो उनसे मेरा कांटेक्ट है और जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, अच्छे नंबर भी प्राप्त कर चुके हैं, उनसे मैं कॉपी चेक कराता हूं, उनसे मैं अच्छी कॉपी 130 नंबर की है डिस्कशन करके ही ये कंटेंट बना करके लाता हूं और देखता हूं क्या इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है और हिंदी मीडियम, तभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए आप खुद समझिए इसकी गुणवत्ता आपको क्या लग रहा है। आप टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए
मैं भी शेयर करूंगा आपको 1-2 दिन के अंतर्गत, तो वो उत्तर देखिएगा और मेरे देखिएगा। बस आप 10-12 क्लास मेरे ऐसे आंसर पढ़ें, फिर आपको मालूम चलेगा। चलिए, जनहित याचिका सामुदायिक न्याय की पहल है जिसमें नागरिक अथवा किसी समूह के मुद्दे को लेकर के कोई व्यक्ति अथवा संगठन मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, मुकदमा दायर कर सकता है। भारत में BR कृष्ण अय्यर तथा PN भगवती को जनहित याचिका का आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो हमने आपको इन दोनों लोगों के नाम लिखे, BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती का नाम लिखा। तो आप देखो, दूसरा ऊपर वाला एक अलग था इंट्रोडक्शन, ये दूसरा इंट्रोडक्शन है। अब आप तीसरा इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि कैसे इन्हीं कंटेंट को यूज करके। अब देखो, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, उसी जानकारी को यूज कैसे किया मैंने, कि PN भगवती का नाम बताया था, जनहित याचिका बताया मैंने, ये केसेस बताए, तो इनका कैसे उपयोग किया है। आप दूसरे केसेस का उपयोग करके भी ये बात कर सकते हैं। स्टार्ट, जनहित याचिका सार्वजनिक हित में, ये तीसरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। जनहित याचिका सार्वजनिक हित में मुकदमा दायर करने की एक प्रक्रिया है जिसमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना अथवा उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही उपस्थित हो, ठीक है ना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, या वो याचिका दायर करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसे जनहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नाच फाउंडेशन का केस लिख करके आप यहां भी बता सकते हैं, तो जैसे करके यहां भी आप लिख सकते हैं एक केस है, इसका नाम। आप कहेंगे कहां से लाएंगे केस, आगे 8-10 केस में अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो उन्हीं को आपको लिखना है सभी जगह। जनहित याचिका, जनहित अथवा सार्वजनिक हित के लिए कोई व्यक्ति या संस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये सब काम है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हो जनहित याचिका, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी कर सकते हो, और आपराधिक संहिता 1973 की धारा 133 के तहत इन दोनों न्यायालयों में कहीं भी कर सकते हो। यानी कि जनहित याचिका आप सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट कर सकते हो 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में आप आपराधिक संहिता धारा 1973 की धारा 133 के तहत कर सकते हो। तो देखो, ये फैक्ट देते हुए इंट्रोडक्शन लिखना हो गया। तो ये तीसरा चौथा टाइप का इंट्रोडक्शन है। तो इस टाइप से आप कई सारे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कई सारे इंट्रोडक्शन लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब आप अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जनहित याचिका क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, जनहित याचिका के बारे में इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। अब हम इसके बारे में के बाद सबसे पहले कुछ केस के बारे में देखेंगे, यहाँ केसेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही मैंने बहुत मेहनत करके आपको जुटाया है ये सभी कि कहा क्या केसेस के बारे में जानिए। फिर देखेंगे, मैं बताता हूँ कि यूपीएससी में क्या होता है कि आपको जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, उसको यूज करना आना चाहिए। तो अभी मैं केसेस बता रहा हूँ, इसके बाद जस्ट जो मैं महत्व पढ़ाऊँगा, या फिर मैं महत्व के बाद आपको जो इसके नकारात्मक पक्ष बताऊँगा, उन सभी में इन्हीं केसेस का यूज करूँगा। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। जैसे 1900, देखो अभी मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, उसी क्रम में तीसरा केसेस बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया 1976 का, कौन सा केस याद करो आप एक बार, क्या कर रहे हो, क्या बताया था मैंने, तो अब्दुल्ला भाई वाद था, लेकिन क्या था, है ना, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई वाद 1976। ठीक है, दूसरा केस था 1979 का। ये किससे संबंधित था बताइए, याद आ रहा है कुछ, क्या था, ये था, आपको दिख रहा है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। ठीक है, तो ये हुसैन आरा खातून बनाम, सॉरी यहां गलत लिख गया है, ये आप इस चीज को सुधार लेना, मैं अगली बार से देख करके करूंगा। ये हमारा लिख गया, यहां हुसैन आरा है। ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में अगली बार से ध्यान रखूंगा कि इस टाइप से गलती ना हो। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी सुधार दूंगा, हुसैन आरा खातून बनाम, जब पीडीएफ आपको दूंगा तब ये सुधार करके ही दूंगा। तो यहां देखिए, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। ठीक है, ये था। अब देखिए यहां आपने देखा, तो अब देखेंगे
1976 के बाद 1984 का एक केस देखते हैं। ठीक है, 1984 का एक केस रहा, बंधुआ मजदूरों के शोषण हो रहा था। ठीक है, आपको यहां से यह भी मालूम चलते जा रहा है कि किस किस मामले के विरुद्ध आप ले जा सकते हो, क्योंकि आपने देखा बंधुआ मजदूरी के खिलाफ गया है, कौन सा, कामगारों के शोषण के खिलाफ गया है। अब देखो, बंधुआ मजदूरी के शोषण हो रहा था, बंधुआ मजदूरों करवा रहे थे। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है ना, बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि भाई कोई आपसे जबरदस्ती करवा रहा है या आपके दबाव में मजदूरी करवा रहा है और आपको अपेक्षित वेतन वगैरह नहीं दे रहा है और दबाव में करवा रहा है, आपको कुछ पैसे दे दिए हैं उसने पहले ही मान लीजिए और उसके बदले करवा रहा है, या किसी तरीके से गुलाम बना करके जो करवा रहा है उसे आप बंधुआ मजदूरी कह सकते हो। तो इसके संदर्भ में जो इसका जो केस है वो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि मजदूरों को रिहा करो, ठीक है, और उन्हें मुआवजा भी दो, तो मुआवजा देने का आदेश। अब आप ये कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता का या न्यायिक अतिक्रमण का एक उदाहरण है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद। ठीक है, कि उसने कहा मजदूरों को रिहा और मुआवजा का आदेश। तो मुआवजा का आदेश देने का मतलब होता है पैसा दो, अब भले तुम्हारे पास हो अथवा ना हो। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये कि जब न्यायपालिका के अतिक्रमण करने में ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव का अनुमान नहीं करती है। मान लीजिए कह दे कि 40,000 कैदियों को तुम मुआवजा दो, ठीक है, और 40,000 कैदियों को मान लो 20-20 हजार भी मुआवजा मिल रहा है, ठीक है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पर इस पैसे का? हो सकता है ये सरकार के पैसे ना हो, ठीक है। तो जब न्यायपालिका ऐसे काम करती है तो वो वित्तीय या प्रशासनिक उसके प्रभाव का आकलन नहीं करती है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको न्यायिक हस्तक्षेप, ये क्या है, शक्ति पृथक्करण का भी उल्लंघन है, न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक विधायन है। तो ये 4-5 टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, इनको इसलिए मैं क्रम से वही टॉपिक्स ला रहा हूँ जो इन एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। और यदि आप इंटरलिंकिंग करके नहीं लिखेंगे पेपर में क्वेश्चन में तो आपको नंबर कम मिलेंगे। कारण क्या है, जब खुद सोचो, वो खुद खिचड़ी पूछता है, वो खुद 3-3 टॉपिक्स मिला करके पूछना चाह रहा है, तो आपको 3-3 मिला करके बताने में क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा? इस बात को इंग्लिश मीडियम समझता है इसलिए ऐसा करता है। आप भी समझो, आप भी करो। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण मुकदमेबाजी हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश वादे 1985 का है। इसमें पर्यावरणीय गिरावट को देखते हुए स्थलीय समूहों के विस्थापन कराने, यानी कि कुछ लोग रह रहे थे, कहीं कभी कभी विस्थापन नहीं करवाते हैं, कई लोगों का हटवा देते हैं एक जगह से, किसी फैक्ट्री को लगना है या कोई भी सरकारी कोई कार्यालय बनना है या कुछ बनना है, और पर्यावरणीय गिरावट भी हो रही थी, पेड़ इत्यादि की कटाई, ये मुकदमा लेकर के गई, है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा, पर्यावरण प्रदूषण की भी दिक्कत थी, वहाँ कंपनी लगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत का अभिन्न अंग है और इसलिए ऐसा ना किया जाए। समझ में आ रहा? तो इस टाइप से ये आदेश दे दिया। तो ये क्या करता है, अब देखो ये आदेश क्या कर रहा कि मान लो कोई फैक्ट्री आती यहाँ, अच्छे से काम करती, लगाती, तो उसमें दिक्कत होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये हस्तक्षेप है एक प्रकार का, लेकिन ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता यहाँ, यही तो इसके दुष्परिणाम लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके सकारात्मक पक्ष भी तो हैं यदि नकारात्मक हैं, तो ध्यान रखिए। अब एसपी मेहता बनाम भारत संघवाद 1987 है, इसमें गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ ले गए हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरी महाभारत लिखने की जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट में इतना बताना है पेपर में आपको कि गंगा जल प्रदूषण के संबंध में एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद 1987 का आया। विशाखा बनाम राजस्थानवाद, जो मैंने कहा था विशाखा गाइडलाइन कहा था अभी कि यौन उत्पीड़न के लिए, तो 1997 का ये मामला था, है ना, 1997, विशाखा बनाम राजस्थानवाद। तो यौन उत्पीड़न के खिलाफ उसने कहा कि यौन उत्पीड़न करना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है, और फिर ऐसा किया, और इसके बाद यौन उत्पीड़न के लिए पहली बार कानून बना। इससे पहले था ही नहीं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए कोई कानून, ठीक है, और कानून बना तो महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं निषेध अधिनियम, बाद में इसे 2013 आप देख रहे हो ये अधिनियम, तो ये अधिनियम बनाया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो ये कि न्यायिक सक्रियता ऐसे मुद्दे, ऐसे व्यवहार, जनहित याचिका ऐसे व्यवहारिक मुद्दों
की पर भी नज़र रखती है या सुनवाई करती है जिस पर सरकार की नज़र नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ रहा कि मान लीजिए ये तो व्यवहारिक समस्या है भाई, कार्यस्थल पर यौन शोषण हो रहा है, ये तो वहां के कर्मचारियों को मालूम होगी बात, और कर्मचारी किसी पब्लिकली मुद्दे के खिलाफ कर नहीं सकते हैं बात, क्योंकि उनके पास लोकस स्टैंडी वाला मामला था। सीधे सरकार से ऐसा करेंगे तो सरकार हो सकता है सरकार ने सुनी ही ना हो। ठीक है, तो कम से कम एक तरीका है कि भाई ऐसा यदि हो रहा तो न्यायालय के पास जा सकते हो आप, और न्यायालय फिर इस मामले में उठाए। तो ये आपने देखा कि ये न्यायिक यानी कि जनहित याचिका विधायी कानून बनाने में भी सहायक है, और इसका उदाहरण है कि महिला यौन उत्पीड़न और रोकथाम अधिनियम, यानी कि व्यवहारिक चीजों को भी सुनती है। 5वें नंबर का केस बता रहा हूं मैं, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद। अब ये सीखना पड़ेंगे, रटना पड़ेंगे, मैं बता ही सकता हूं, ये सभी रटते हैं, इंग्लिश मीडियम रटता ही है, और ये जो बोलता है यूपीएससी बिना रटे होता है। देखो समझना पड़ता है चीज़ों को, कंसेप्ट समझो, उसके बाद रटना पड़ता है। ठीक है, और यही है यूपीएससी, यानी कि आप ऐसा नहीं कि पीसीएस में रटना पड़ता है तो वहां केवल रटना पड़ता है, यहाँ रटना और समझना दोनों पड़ता है, ध्यान रखो। क्वेश्चन है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद 1997। इसमें हिरासत में होने वाली मौतें, यानी कि जो हिरासत में हमने जिनको लिया है, जेल में बंद किया है, उनकी मौत हो जाए वहीं मान लो, तो इनको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया कि भाई उन्हें कानूनी सहायता दो वरना वो वहीं मर जाए, है ना। तो जो हिरासत में होने वाली मौतें हैं, इनके संदर्भ में एक दायर किया गया था, तो कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, और इसी कानूनी सहायता प्राप्त करने के तहत एक सरकारी वकील का कंसेप्ट है। समझ में आ रहा कि आपको सरकारी वकील दिया जाता है, ठीक है, वो फ्री होता है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली वाद, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली वाद किया गया। इसमें जिलों की स्थिति सुधार हेतु निर्देश दिए गए। ठीक है, कि इसमें कई सारे जो स्थिति है, सॉरी गलत हो गया ये, यहाँ आपको जिलों की जगह जेलों कर देना है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक इस पीडीएफ में है, मैं इसको ठीक करके आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जेलों की स्थिति में सुधार हेतु, ठीक है, मुझे भी ये मालूम नहीं था कि ये सब इसमें मिस्टेक है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। चलिए मैं इन सभी चीजों को आपको बाद में करके देता हूं। तो देखिए जेलों की स्थिति के सुधार हेतु यह आया, ध्यान रखिएगा। तो जेलों की स्थिति के सुधार हेतु ये केस आया। कौन सा केस था? पीपुल्स फॉर ये हिरासत में इन्हें कानून के तहत यह आया। फिर इसके बाद नया केस हम देखते हैं। यहाँ सही गायब ही हो गया क्या शायद, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अभी। चलिए, तो यहां देखें नाज फाउंडेशन का एक केस आया, और इसमें नाज फाउंडेशन केस में आईपीसी की धारा 377 को निरस्त किया गया है, और संवैधानिक यानी कि समलैंगिकता को अधिकार से बाहर किया गया। ध्यान रखिएगा, तो क्या किया गया? समलैंगिकता को अपराध से की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद शीला मासे बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद आया, और महिलाओं की सुरक्षा हेतु हिंसा का मुद्दा यहां उठाया गया। ध्यान रखिएगा, हिंसा के मुद्दे को उठाया गया। तो ये आपने देखा कि नाज फाउंडेशन का केस, शीलामासी बनाम महाराष्ट्रवाद में महिलाओं की सुरक्षा के हेतु हिंसा के मुद्दे को उठाया गया। तो ये 7-8 केस मैंने यहां बताया आपको कि ये केस महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे जो भी है। अब इसके तो हम लोगों ने केसेस देखे, अब इनके हम महत्व के बारे में, यानी कि जनहित याचिका का महत्व आखिरकार क्या है, ध्यान रखो। अब देखो जनहित याचिका का सबसे बड़ा महत्व क्या आप लोग सोच पा रहे होंगे, आप लोगों ने सोचा होगा, पहले लिखा होगा। सबसे बड़ा महत्व इसका है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा सार्वभौमिक न्याय की पहुंच करवाना। देखो जैसे वो बिहार में जो कैदी रहा थे, ठीक है, या कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण हो रहा, या मैंने अभी बताया कि गंगा नदी के विवाद की बात है। देखो एमसी गुप्ता का आपने केस देखा था, यहाँ एमसी मेहता, सॉरी गुप्ता कह रहा हूँ, एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद, ठीक है, गंगा जल प्रदूषण की बात हो, या यौन उत्पीड़न हो विशाखा बनाम राजस्थानवाद की बात हो, है ना,
तो ग्रामीण मुकदमेबाजी बनाम हकदारी, ग्रामीण मुकदमेबाजी हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश की बात हो, ये केस थोड़े बड़े रहते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा सार्वभौमिक न्याय हेतु ये किया गया। जैसे कि हुसैना रा खातून, यहां भी ऐसी गलत लिख गया, एक मिनट, चलिए ऐसे भी आपको सुधार करके ये पीडीएफ अभी अपलोड करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो हुसैनारा खातून बाद बनाम, ठीक है, 1979 में ये आया था, 40,000 कैदियों को इससे रिहा किया गया। ऐसे ही आपको पेपर में याद करना है। तो हुसैनारा खातून बाद, ठीक है। और क्या हुआ इसमें दूसरा सबसे बड़ा सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये कि अक्षम लोग हैं, ठीक है, अक्षम लोगों के प्रति क्या हुआ कि जो अक्षम लोग हैं, अब मुझे यही सुधारते जा रहा हूं थोड़ा सा, चलिए। तो जो तो पहला क्या देखा आपने कि मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु सार्वभौमिक जो न्याय है इसको प्राप्त कराने के लिए दो जो अक्षम व्यक्ति हैं, यानी कि जो स्वयं नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कार्यस्थल पर शोषण हो रहा है, वो अक्षम व्यक्ति हैं, तो अक्षम लोगों को भी न्याय तक पहुंच करने का एक माध्यम मिल गया कि भाई अक्षम व्यक्ति है और दूसरा देख रहा है, तो पहले तो वो जा भी नहीं सकता था दूसरे के मामले को देख करके, लेकिन इसके माध्यम से जा सकता है। जैसे कि बंधुआ मजदूरों के अधिकारों का शोषण हो रहा था, तो इसको बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद, यानी कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो था वो लेकर के गया कि भाई इनका शोषण हो रहा है, तो बनाम भारत संघवाद में मजदूरों को रिहा किया गया, मुआवजा दिया गया। तो ये अक्षम लोगों को भी न्याय प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये क्या करता है, व्यापक हित एवं संवेदनशील मुद्दों जिन पर कार्यकारी उदासीनता हो, समझो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये सभी मैंने सोच करके ही बनाए हैं आप लोगों के लिए कि कार्यकारी उदासीनता है, कार्यपालिका उस पर काम ही करना नहीं चाह रही, जैसे कि पटाखे वैन करना नहीं चाह रही, गंगा को साफ करवाना नहीं चाह रही, ठीक है, इन सभी बातों मन में ही ये सब ले जाता है। तो व्यापक हित अथवा संवेदनशील मुद्दों जिन पर कार्यकारी उदासीनता है उन्हें उठाने का एक माध्यम है। पहले आप जैसे कार्यपालिका कोई कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सबको मालूम है वहां हो रहा है, लेकिन पहले आप ये जा ही नहीं सकते थे न्यायालय के पास ये लेकर के, लेकिन अब जनहित याचिका के माध्यम से जा सकते हो। जैसे गंगा प्रदूषण का मामला, तो गंगा प्रदूषण का मामला आप ले जा सकते हो, एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में ये बात कही गई, तो ये ध्यान रखिए। क्या सर इतना सारे केसेस देना है? अब आपको बताऊं, आप देखिए इंग्लिश मीडियम के आंसर्स और वहाँ एग्जाम्पल्स और केसेस, इसी टाइप से हर बात में अपना उदाहरण केसेस की बात। इससे क्या है कि आप हवाई फायर नहीं करते हैं केवल, ठीक है, हवाबाजी नहीं करते हैं, गरीबी है भारत में, भुखमरी है, ये है, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा कि आप केवल समस्याएं गिनाते रहो फालतू की। आपको आंकड़े दो कि कितना पहले थी, 10 साल में कितना कम हुई है, कितना प्रतिशत की दर से कम हो रही है, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सड़क पर बहस करने में और यूपीएससी में लिखने में थोड़ा यही अंतर है। चलिए, तो व्यापक हित की बात आपने देखा, तो ये कि कार्यकारी उदासीनता के प्रति भी ये क्या है, ये है व्यवहारिक व धरातलीय समस्याओं को उजागर करना। देखो, कार्यपालिका या न्यायपालिका है, जो विधायिका है, वो क्या करती है कि वो हो सकता है कई सारी व्यापक समस्याएं नहीं देख पा रही है, और देख पा रही है, ठीक है, लेकिन तो जो नहीं देख पा रही है लेकिन वो जनता देख रही है, जो वहां वर्क करने वाले हैं वो उसको फेस कर रहे हैं उस चीज को, प्रॉब्लम को। तो कुल मिलाकर के जो कार्य स्वयं करती हैं व्यवहारिक समस्याएं, उसको हो सकता है सरकार नहीं देख पाए, लेकिन वो देख रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं, तो वो उस समस्या को लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण हो रहा था, इस सरकार को तो मालूम नहीं चल रहा है ऐसे देखने में, क्योंकि सरकार जब आएगी या निरीक्षण करने आईएएस आते हैं तो उससे पहले तो नाश्ता मास्ता लग करके सब हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई बड़ा नेता आता है तो पेड़ भी लग जाते हैं उसी रात में, ठीक है। मोदी जी एक बार आ रहे थे तो मैंने वहाँ उस रोड पर 2 दिन पहले पेड़ नहीं थे, लेकिन उसी रात में पेड़ लग गए, और वो पेड़ छोटे नहीं, कम से कम इतना बड़े हो गए, यानी कि बड़े बड़े पेड़ हो गए वहां। तो सब कुछ संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय मोदी देवता। चलिए, तो ये देखा हम लोगों ने कि व्यवहारिक व धरातलीय समस्याओं को भी उजागर करना। तो कार्यस्थल पर यौन शोषण की जनहित याचिका उपरांत विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया, और महिला
एवं यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं निषेध कानून बनाया गया है ना, कि महिला उत्पीड़न रोकथाम एवं निषेध कानून बनाया गया। तो ये 2013 बनाया गया। तो ये आपको क्या दिखा कि व्यवहारिक समस्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे उदाहरण दे करके बात करनी पड़ेगी। नए नए मुद्दों को उठा सकते हैं जिसमें रूढ़िवादिताएं हैं समाज में, समाज उसको नहीं स्वीकार रखती है, लेकिन आपको कम से कम, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लव मैरिज, ठीक है, घर वाले लव मैरिज को स्वीकारते हैं क्या? अधिकतर नहीं स्वीकारते हैं, ठीक है, लेकिन न्यायालय ने कहा नहीं करो लव मैरिज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यहां तक कि देखो कि ये समाज कभी भी सेक्स वर्कर को नहीं स्वीकार करता, लेकिन न्यायालय ने इसको भी स्वीकार किया। तो आप देख रहे हो, ऐसे ही कभी नहीं मानता हमारा समाज कि समलैंगिकता करना ठीक है, लेकिन किया ना इसने। तो जो नए नए इंटरनेट के अधिकार की बात कभी होती ही नहीं थी, निजता के अधिकार की बात कहाँ से, स्वच्छ पर्यावरण की बात कहाँ से, ये जो नए नए मुद्दे हैं, चुप रहने का अधिकार यानी कि मौन रहने का अधिकार, तो ये सब चीजें नवीन मुद्दे को उठाने में भी ये सहायक है इस प्रकार की, ठीक है। जैसे थर्ड जेंडर की बात है, ठीक है, उनके मुद्दों को उठाने के बाद ये समाज उनके प्रति वैसी बनाया है। तो ये सभी इस प्रकार के नवीन मुद्दों को उठाने में भी ये जनहित याचिका सहायक है। जैसे नाज फाउंडेशन द्वारा समलैंगिकता का मुद्दा आईपीसी की धारा 377 असंवैधानिक घोषित किया गया। तो इसी प्रकार शॉर्टकट वो लिखते हैं, है ना, असंवैधानिक हो गया। अब हो गया के लिए दो शब्द लिखने का समय क्यों खराब करेंगे इंग्लिश मीडियम, यही है उनका सिस्टम, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट में लिखते हैं, इसको भी और वैसा बना करके लिखते हैं। यहाँ चूंकि टाइपिंग में ये संभव नहीं है कि मैं आंसर की तरह लिख दूं कि इधर से ऐसे ऐसे निकाल करके लिख दूं, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा बना करके इस तरीके से करके दे दूं, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं और वो लिखते हैं। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये ऐसी बात। चलिए, तो ये असंवैधानिक किया गया। महिला अधिकारों की रक्षा हुई, इससे महिलाओं के अधिकारों की या फिर वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा। यानी कि मैंने 6 पॉइंट दिए हैं, चूंकि मैं इतना ही रखना चाह रहा हूं कि एक पेज में ही कम से कम होता रहे, चूंकि इतना आप 4-5 पॉइंट ही वहां पेपर में नहीं लिख पाएंगे यदि आपने प्रैक्टिस करके देखेंगे क्वेश्चन। तो महिला हिंसा के विरुद्ध शीला वासे बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में ये आया, कहा गया कि भाई महिलाओं के अधिकारों को जब महिला हिंसा हो रही थी उसके विरुद्ध केस गया था, तो उन्होंने कहा ये सब नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये आपने देखा कि अब ये जनहित याचिका का महत्व है। पक्ष में तर्क भी यही है कि क्यों जनहित याचिका को बना रहना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानवाधिकारों की रक्षा करती है, अक्षम लोगों को न्याय पहुंचाने का साधन है, व्यापक हितों व संवेदनशील मुद्दों पर कार्यकारी उदारता के प्रति सक्रियतावादी दृष्टिकोण बनाती है, व्यवहारिक व स्थलीय समस्याओं को उजागर करती है, नवीन मुद्दों को उठाने में सहायक है। तो ये कैसे क्या हो गया, इसके पक्ष में तर्क हो गया। भूमिका क्या है, इसने कई सारे कैदियों के शोषण से बचाया है, जैसे कि हुसैन आखरा खातून बांध में अक्षम लोगों तक न्याय को पहुंच कहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यही सभी पॉइंटों को अपने तरीके से घुमा करके प्रस्तुत करना है। पूछ ले जनहित याचिका की भूमिका को बताइए, जैसे कहेगा कि लोकतंत्र की स्थापना में जनहित याचिका की भूमिका को बताइए, सार्वजनिक न्याय की स्थापना में जनहित याचिका की भूमिका को बताइए, कहेगा लैंगिक समता की दृष्टि से जनहित याचिका की भूमिका बताइए। आपसे कुछ किसी भी चीज की पूछे, तुम पूछो कुछ, लिखेंगे हम यही, ठीक है, चूंकि और गलत नहीं है ये लिखना, ऐसा यही ठीक है लिखना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको यहां लिखना चाहिए, ध्यान रखो। आगे चलती है। अब हम लोग देखेंगे कि है ना, जिनको संस्कृत ऑप्शनल लेना है वो आराम से मेरे साथ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतर 80 क्लासेस में सबसे कंप्लीट जल्दी से तैयार हो जाता है, ये ध्यान रखिए। बहुत अच्छे से है, आंसर राइटिंग के मैं कार्य करता हूँ, नोट्स देता हूँ ये, और यहाँ तो इससे भी अच्छा है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही आता है। यानी कि जो मैं पढ़ाता हूँ लगभग हर बार देखा गया है कि 450 अंक के 500 में से वही क्वेश्चन आए हैं जो नोट्स में दिए हैं। चूंकि इसमें 90% क्वेश्चन तो वही होते हैं जो रिपीटेड होते हैं PYQ, तो इसलिए संस्कृत ऑप्शनल बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है। तो आप देख सकते हैं, और खासकर हिंदी मीडियम के लिए। और इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि पहले संस्कृत पढ़ा है। आपको मैं यहाँ एक बात और बताऊँ कि उन्हीं ने सबसे अच्छा आज तक काम किया है मेरे स्टूडेंट ने, जिन्होंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा है। क्योंकि जो पढ़े रहते हैं उनके पास तो पहले से ज्ञान ही रहते हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं अहंकार के मारे। और जो नहीं पढ़ते रहते हैं वो हम पर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं, जो पढ़ाता हूँ पढ़ते हैं और याद करते हैं और तैयार हो जाता है। तो ज़्यादा ज्ञानी लोग फेल होते हैं, ध्यान रखिएगा।
या अहंकारी कह सकते हैं। ये सब आप पढ़ते रहिएगा, हम आगे चल रहे हैं। और महत्व क्या हो सकता है इसका, तो देखो इस टाइप से पॉइंट आप लिख सकते हैं अन्य करके, लेकिन आप क्या करते हैं हिंदी मीडियम वाले, इतना छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं ऐसे। इन पॉइंटों में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये पॉइंट एक ही पॉइंट में ये सब पॉइंट लिख लेने हैं छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा में है। बाकी इस टाइप से अच्छे पॉइंट बना करके लिखने हैं, क्वालिटी ध्यान रखिएगा। तो न्यायपालिका के प्रति जनविश्वास में वृद्धि, जैसे न्यायपालिका के प्रति जनविश्वास में वृद्धि होगा, ठीक है। न्यायपालिका के पास जनहित याचिका देंगे, वो सुनेगी तो जनहित उसकी विश्वास बढ़ेगा कि भैया हमारी न्यायपालिका अच्छी है। संविधानवाद में की वृद्धि होगी, यानी कि संविधान को भी लोग स्वीकार करेंगे, नहीं यार देखो संविधान हमें दे रहा है, भले जनहित याचिका संविधान में लिखा है। अब आपसे पूछे पीटी में, क्या जनहित याचिका संविधान में लिखा है? अरे नहीं लिखा है भाई, मैंने बताया 1976 में ये आया है, ठीक है। वी आर कृष्ण अय्यर पहले व्यक्ति हैं जहां से ये आया है। न्यायिक सक्रियता को ये बढ़ावा देती है, ठीक है। वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है, लोकतंत्र के आदर्शों की स्थापना करती है, ठीक है। प्रस्तावना के दार्शनिक सिद्धांतों को महत्व देती है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करती है ना। पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। MC मेहता बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक जवाबदेहिता स्थापित करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। कि राजनीतिक कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। मोदी जी को कौन जवाबदेह बनाएगा? केवल जनहित याचिका के अलावा कोई नहीं बना सकता है। हम और आपकी तो हिम्मत ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सार्वभौमिक न्याय को भी प्रदान करने महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आप देखें, इन्हीं पॉइंट्स का विस्तारीकरण कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ये तो नहीं सोचते हैं कि ये पॉइंट लिखेंगे तो नंबर, उन्हें लगता है ये तो बहुत वेरी गुड है। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट ही वेरी गुड है, इन्हीं को लिखोगे तो ही नंबर मिलेगी। फिर सर आप ये क्यों दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, एक ही पॉइंट में सब करके लिख देना है ना। जैसे मैं लिखता हूं तो मैं एक ही में लिख देता हूं अन्य, और अन्य करके 1 2 3 4 5 25 ऐसे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो जो भी लिखना है। अब हम लोग देखेंगे कि जब इतना अच्छा जनहित याचिका है तो इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्या समस्याएं आ रही हैं जनहित याचिका। अब इसकी दिक्कत क्या आ रही है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जनहित याचिका में समस्याएं आखिरकार क्या है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जनहित याचिका में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है, वो भी 2-3 तरीके से। एक तो व्यक्तिगत हित कर को लेकर के, व्यक्ति ये समझ ही नहीं पा रहा है कि व्यक्तिगत हित को लेकर के पर चला जा रहा है, और लोगों को लग रहा है हो सकता है मैं अपने व्यक्तिगत हित को लेकर के जा रहा हूं तो इसको सार्वजनिक हित भी मान ले, ठीक है ना सरकार। जैसे कि किसी व्यक्ति को भूत लगा है, भूत प्रेत, और उसको लगा है तो वो लेकर के जा रहा है, तो ये व्यक्तिगत है उसका, लेकिन इसमें सार्वजनिक हित, कई लोगों को भूत लगा है तो इस पर रियल विचार कर सकता है, ठीक है। ये हंसने के लिए है। कुल मिलाकर के ये कि जिसकी जो समस्या होती है उसे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये तो पूरे समाज का मामला है, ठीक है, इसलिए जा सकता है। हालांकि जा सकते हो, जैसे कोई रोग है ऐसा और प्रसारित हो रहा है तो उस रोग के बारे में आप बिल्कुल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा। इसका सबसे बड़ा जो दुरुपयोग हो रहा है वो राजनैतिक हित के लिए हो रहा है, ठीक है, राजनैतिक हित के लिए। जैसे कि मैं आपको इसको थोड़ा सा कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं आपको बताऊं कैसे इसका दुरुपयोग होता है। जैसे कोई राजनेता है, ठीक है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि समाज में SC ST और यदि OBC को मिला दिया जाए तो उस क्षेत्र से चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है उस व्यक्ति को। ये मैं व्यवहारिक आपको बात बता रहा हूँ। जिस क्षेत्र में SC ST और OBC है, ठीक है, कहीं भी पहले जाति जनगणना हो जाती है, उसके बाद मालूम चल जाता है कि इस क्षेत्र में कितनी जाति और किस टाइप से है, इसको ये पता कर लेते हैं राजनेता। अब क्या करते हैं कि ST SC और OBC हैं जहां, वहां एक ऐसे दिखावी नेता को उतारते हैं जो ये ढोंग करता है कि वो OBC ST SC का हितकारी व्यक्ति है और वो बात करता है, ठीक है। तो वो ST SC OBC के हित की बात करेगा, लेकिन असलियत में वो राजनीतिक है, उसको कोई मतलब नहीं है ST SC OBC के हित से। अब वो क्या करेगा, ST और SC की दयनीय स्थिति के विरुद्ध, मतलब कुछ स्थिति बता करके जनहित याचिका करेगा, करवाएगा, ठीक है, और ऐसा कुछ करेगा। गलती से एक आध जनहित याचिका स्वीकार कर ली न्यायालय ने तो बल्ले बल्ले है राजनेता का, चुनाव जीत गया,
ठीक है, ये भी चुनाव जीतने के माध्यम है। तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप लोग भी सीख लीजिए पॉलिटी पढ़ते पढ़ते कि ऐसे भी चुनाव जीतते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी लाभ जे ले जाते हैं, यानी कि ये जातिगत आधार पर लाभ लेकर के चुनाव जीत लेते हैं। समझ में आ गया मुद्दा? ये वाली बात है। तो ये लोग ऐसे कई लोग होते हैं जो ये बहुत पढ़े लिखे लोग ही करते हैं ऐसा, और सभी लोग करते हैं, मतलब राजनेताओं के पास कई लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, हम और आप जैसे लोग, वो ये सोच करके बताते हैं कि ऐसा करिए तो सर चुनाव जीतने में ज़्यादा संभावना है, तो यही सब करते हैं और अशिक्षित जनता को बताते हैं। तो ऐसी बात है ना, ध्यान रखिए। आगे चलते। तो जनहित याचिका का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक हित को साधने में, व्यक्तिगत हित को साधने में, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे दिक्कत क्या आया है? न्यायपालिका पर, अगला पॉइंट देखो तुरंत जुड़ा हुआ है, न्यायिक हित के क्या हुआ। अब आप डायग्राम इंग्लिश मीडियम होता तो क्या करता, इसको ऐसा लिख करके लिख देता परिणाम स्वरूप। अगला पॉइंट, न्यायपालिका पर दबाव हो गया। ठीक है, क्या हुआ? न्यायपालिका पर दबाव हुआ। और कैसा कैसा दबाव हुआ? एक तो कार्यात्मक दबाव हो गया, उसके पास वैसे ही बहुत सारे कार्य हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनना है, केंद्र राज्य के विवाद निपटाने हैं उसको, ठीक है, राज्य और राज्यों के मध्य के विवाद निपटाने हैं, तो कई सारे कार्य हैं उसके पास। कार्यात्मक दबाव बढ़ गया, कार्यात्मक दबाव बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि न्यायाधीशों की नींव कम हो गई। तो आपसे यदि कहे कि कम न्यायाधीश हैं, तो इसका एक कारण यह भी है कि कुछ न्यायाधीश दूसरे चीजों में लगे हुए हैं। समय की बर्बादी। अब न्यायालय देखे कि यह जनहित याचिका है या व्यक्तिगत हित याचिका है या राजनीतिक हित याचिका है या स्वार्थिक याचिका है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तिगत याचिका, यहां तक कि मैं आपको बताऊं, एन.वी. रमन्ना नाम, यदि मैं शायद उनका सही ले पा रहा हूं, एक बार मैं नाम उनका देख लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, एन.वी. रमन्ना स्वयं कहते हैं कि जो ये PIL है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह अब क्या बन चुकी है? पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। क्या बन गई है? पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है, मतलब व्यक्तिगत हित की बन गई। तो ये आलोचना के संदर्भ में वो कहते हैं, तो उनकी भी कोटेशन को यहां हम लोग प्रयोग करेंगे। तो न्यायपालिका पर कार्यात्मक दबाव हो गया है, समय की बर्बादी हो गई है, लंबित मामलों में और वृद्धि हो गई है इस मामले के चक्कर में। समझ में आ रहा? और भी जनहित याचिकाएं पहुंच गई हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आया है जनहित याचिका से कि कार्यात्मक दबाव, पैसे का दबाव। अब दूसरा क्या है, ये सब के लिए यदि कोई काम उठाता है, कुछ करता है, ठीक है, न्यायालय तो पैसे चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास बजट की वैसे भी कमी है। कंप्लीट बजट का 0.9% ही केवल न्यायपालिका को मिलता है। ठीक है, तो ये स्थिति है उसकी। तो उसके पास पैसे ही नहीं है वैसे भी, तो वो पैसे का रोना रो रही है। ठीक है, तो कहां से वो कुछ काम करवाए, ध्यान रखिएगा। तो ये दिख रहा है कि न्यायपालिका पर दबाव है। आगे चलते हैं। इस टाइप से आपको ये समस्याएं बतानी है। न्यायिक अतिक्रमण में वृद्धि हुई है, और उदाहरण जैसे पुलिस आयोग के गठन हेतु निर्देश देना। प्रकाश सिंह बाद में शायद ये PDF पुराना टाइप का आ गया है, यहाँ नया मैंने जो एडिटिंग करके ठीक से बनाया था वो नहीं है, पुराने से ही मैं शायद पढ़ाने लगा हूँ आप लोगों को। कोई बात नहीं, मैं आपको जो भेजूंगा उसके लिए मैं ये ठीक करके ही भेजूंगा, सुधारते भी जा रहा हूँ, तो चिंता मत करिए। आगे चलते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। न्यायिक सक्रियता यानी कि न्यायिक अतिक्रमण में वृद्धि हो जाना। पुलिस सिंह आयोग के गठन का निर्देश, ध्यान रखिएगा। तो जैसे प्रकाश सिंह बाद में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन, ठीक है, इससे हुआ है। क्या हुआ? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। कैसे कि न्यायालय अब जैसे कैसे ये कर रहा है, देखो, जनहित याचिका में जब व्यक्तिगत जनहित याचिका हो सकती है, व्यक्तिगत हित याचिका हो सकती है, राजनीतिक हित याचिका हो सकती है, स्वार्थिक हित याचिका हो सकती है, जातिवादी जनहित याचिका हो सकती है, धर्मवादी जनहित याचिका हो सकती है, तो क्या आप स्वयं सोचो, न्यायिक जनहित याचिका नहीं हो सकती? न्यायपालिका के लोग ही इसका उपयोग करके अपने काम करवा ले। सोचो, इतना बुद्धि नहीं चलेगी आपकी। न्यायपालिका में जो व्यक्ति बैठे हैं, जो जैसे वकील हैं, वकील सबको ही कानून का केवल लाभ दिलाते रहेंगे, खुद कानूनी का लाभ नहीं ले सकते।
ले सकते हैं। बता रहे हैं न्यायालय परिसर में बिजली की समस्या थी और इन लोगों को एसी इत्यादि नहीं मिल रही थी, बढ़िया पंखा वंखा की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने जनहित याचिका दायर की और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि जनरेटर सेट करवाने का निर्देश दिया गया कि जनरेटर लगवाओ एकदम और इनके लिए एसी चलाओ। तो ये क्या हुआ, ये सेम न्यायालय ने मजे ले लिए, ठीक है ना। तो ये भी है, यानी कि देखो ऐसी चीजों को सोच पाना एक बहुत वैसी आपकी मतलब यही चीज तो आपको चाहिए कि आप हर सभी चीजों को लपेट दे कि न्यायपालिका भी इसका उल्लंघन कर सकता है। ये बात मैंने कल ही बताई थी कि एक अंग को संपूर्ण शक्तियां देने की का भी ये दिक्कत है कि वो खुद उस अंग के अंतर्गत भी दिक्कत ना आ जाए। जैसे कि न्यायपालिका को दे दिया कि तुम अपनी न्यायिक नियुक्तियां करो, वो इसलिए कि चूंकि राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके न्यायिक नियुक्तियों में। लेकिन न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका ये करती है कि चाचा भतीजावाद करती है। आपको तो न्यायपालिका के सभी न्यायाधीश को देख लीजिए तो कहा जाता है कि 200 परिवारों के न्यायाधीश ही संपूर्ण भारतीय न्यायपालिका में मिल जाएंगे। यानी कि 200 परिवारों को आप लिस्ट बनाओ और सबरे न्यायाधीशों को देखो, उसी से के चाचा भतीजा नाना दादा फूफा फूफी मामा मम्मी चाची चाचा ये सब होगा। समझ में आ रहा, तो 200 परिवार के, तो यानी कि वो स्वयं तंत्र अपने अंतर्गत भी उसका उल्लंघन कर सकता है। तो ये इसका दुरुपयोग है। हालांकि ये ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं लगना चाहिए, आपको तो पॉइंट चाहिए ना, आपको क्या मतलब है। हालांकि व्यवहारिक समस्या, भाई गर्मी में थोड़ी ना मरेगा वकील, ठीक है, पंखा वंखा तो लगा ही होना चाहिए गर्मियों में, लेकिन ठीक है अपन को तो पॉइंट चाहिए ना, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन को पेपर निकालना है, पॉइंट चाहिए अच्छे अच्छे आलोचना के लिए और महत्व के लिए, और क्या हो रहा है वो आगे देख लेना आप। जनहित याचिका संबंधी आंकड़ों की जांच हेतु बुनियादी ढांचे की कमी है। मतलब कि जनहित याचिका सुने तो उसके लिए कोर्ट कहां है, उसको कौन मानकीकरण करेगा, उनको कौन देखेगा, इसके लिए यानी कि अब आधारभूत ढांचे की कमी इस प्रकार से, एक तो मानव संसाधन की कमी और एक उसको व्यवस्थित करने की कमी, ठीक है, ये सब कमियां हैं। तो ये आधारभूत ढांचे की कमी है। देखा गया है कि ऐसे मुद्दों में जो सरकार होती है वो भावनात्मक आधार पर निर्णय लेती है। न्यायपालिका के न्यायाधीश जो होते हैं वो भावनात्मक आधार पर निर्णय लेते हैं और लेने की प्रवृत्ति देखी गई है, जबकि वो इस मामले में निर्णय लेते समय वित्तीय व प्रशासनिक प्रभाव का आकलन नहीं करते हैं। बोल दिए जनरेटिंग लगवाओ, अब हो सकता है उस वित्तीय वर्ष में सरकार के पास उतना बजट ही ना हो। समझ में आ रहा, तुमने तो कह दिया जनरेटिंग लगवाओ, लेकिन क्या वो लगवा पाएगा? तुमने तो कह दिया ऐसा करो, मान लीजिए सरकार न्यायालय कह दे कि जो दारू है वो बेकार है और दारू से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है, मान लीजिए, तो वो बंद कर दे दारू को, तो आधे राज्य तो कटोरा लेकर के भी मांगने लगेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कि ऐसी चीजों के समय करते समय न्यायालय को सोचना चाहिए कि कार्यकारी बात है, ध्यान रखिए। ये मैंने थोड़ा व्यापक उदाहरण दिया, ऐसा होगा नहीं कि इत्यादि दारू हो या इस प्रकार की चीजें बंद करे, क्योंकि वो भी इतना सोचता है, लेकिन ठीक है अपन को आपको चाहिए कि देखा गया है कि भावनात्मक है ना, व्यवहारिक पक्ष देखा गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। भावनात्मक आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति देखी गई जो कि वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव का आकलन नहीं करते, जैसे कि कितना खर्चा होगा, कितना वित्तीय होगा, इन सभी चीजों का अनुमान नहीं लगाया जाता है। स्वयं इसकी आलोचना करते हुए एन.वी. रमन्ना जो कि न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि इसकी चुनौतियों के संबंध में कि अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है, यानी कि व्यक्तिगत हो गई है, इसलिए इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। अब सर बोलो कि जितना अपने पॉइंट महत्व के बताए उतने से ज्यादा अपने इसकी चुनौतियों के बताए हैं। तो देखो दोनों हैं, चुनौतियां हैं, जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। अब हम लोग इसके समाधान की बात करेंगे, ठीक है। तो समाधान क्या है, इसके समाधान की बात कर लेते हैं। तो जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा क्या किया गया ये हम देखते हैं। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्देश दिए गए या क्या किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह इतना दुरुपयोग हो रहा है पर्सनल हित याचिका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1998 और 2003 में दिशा निर्देश दिए गए PIL के संदर्भ में, और उनके अनुसार निम्न मामलों में ही केवल जनहित याचिका दायर कर सकते हो, यानी कि मामलों को सीमित किया जाना। पॉइंट बना सकते हो यहां
मामलों का मानकीकरण कर ससीम किया जाना या सीमित किया, सीमित, ठीक है। तो मामलों का मानकीकरण करके सीमित कर दिया जाना, ये एक बहुत महत्व, जैसे कि उसने ये किया कि बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में ला सकते हो, बच्चों का शोषण हो सकता है, महिला उत्पीड़न हो सकता है, जेल में कैदियों की बात कर सकते हो, इस प्रकार के चीजों को ला सकते हो। मैंने यहाँ 3-4 ही एग्जाम्पल रखे हैं, चूंकि केवल एग्जाम्पल देकर के ही थोड़ी ना नोट्स बनना है, और ये इसलिए मैंने ऐसा किया है कि आपको पेपर में इतना ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जनहित याचिका संबंधी जांच समितियों की स्थापना, है ना, जांच समितियों की स्थापना कि जनहित याचिका किस मामले से संबंधित है, ये वही चेक कर लो कि राजनीतिक हो, हटाओ इसे, स्वार्थिक हो, हटा दो, व्यक्तिगत है, हटा दो, केवल जो जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित है, केवल उसे ही स्वीकार करो। तो जनहित जांच याचिकाओं की स्थापना की बात की कार्य कर रहा है वो धीरे धीरे। कार्यपालिका के नीतिगत मामलों में सॉरी, यहां थोड़ा सा ये गलत पॉइंट लिखा है, 1 मिनट में इसको एडिट कर देता हूं। यानी कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि कार्यपालिका के कार्यों में, कार्यपालिका के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। तो हस्तक्षेप को रोका गया, इसके माध्यम से क्या रोका गया, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये कहा गया, निर्देश दिया गया कि मतलब जनहित याचिकाएं इतने भी नहीं कि हर बात में आप कार्यपालिका को कह रहे हो ऐसा कर, ऐसा कर, फिर तो वो तुम्हारे नीचे आ गई, ठीक है। वो स्वतंत्र निकाय कैसा हुआ, शक्ति पृथक्करण से सिद्धांत कैसे हुआ, तो हस्तक्षेप नहीं करना है, उसी ने कहा है स्वयं, ठीक है। एक बात मैंने बताया था, शायद अभी नहीं बताया है, चूंकि मैंने आपको बुनियादी ढांचा नहीं पढ़ाया है, और बुनियादी ढांचा में कुछ दिन में पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मूल ढांचे के संदर्भ में बेसिक स्ट्रक्चर, और मैं न्यायिक सक्रियता वगैरह पढ़ाने वाला हूं, वो भी आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। तो ये सभी इंटरलिंकिंग टॉपिक हैं, इन सभी को आपको एक साथ पढ़ने होंगे, ध्यान रखिए। यानी कि न्याय मित्र की बात की गई, यानी न्याय मित्र एक योजना है, इसके तहत की सहायता भी इसमें लेंगे हम, और इसके तहत भी कार्य करेंगे। तो ये हमने देखा कि जनहित याचिका को दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या बातें रहीं। अब आप क्या सुझाव देंगे उसके संदर्भ में, अब ये मैंने इतनी जगह इसलिए छोड़ दी है, आप इसमें बाद में ऐड कर दीजिए, जो भी और नया आएगा मैं भी इसमें ऐड करूंगा, इसलिए। अब देखो, आगे की राह या महत्वपूर्ण सुझाव में आपको क्या देना है। पहली बात मैं बताऊं, ऐसे आपको आगे की राह या महत्वपूर्ण सुझाव, ये महत्वपूर्ण सुझाव हेडिंग जरूर बना सकते हैं, लेकिन आगे की राह आपको हेडिंग नहीं बनाना है पेपर में, ठीक है। क्योंकि ऐसा यदि आप करके जाओ तो उसे लगता है बहुत बनावटी व्यक्ति आया है, पहले से सोच करके आया है, ऐसा करना है, उसे ऐसा लगना चाहिए वही सोच के लिख रहा है, लेकिन ये तो उसे भी पता है ये सब पढ़ के आया है। लेकिन ठीक है, कोशिश मतलब ऐसा कि नहीं आप स्पष्ट दिखाओ, है ना, ध्यान रखिएगा। न्यायालय द्वारा स्पष्ट मानदंड स्थापित करना चाहिए जिससे कि दुरुपयोग को कम किया जा सके। तो सबसे पहला यहां यही है कि न्यायालय द्वारा स्पष्ट मानदंड हो जिससे कि इसके दुरुपयोग को कम किया जा सके, ध्यान रखो। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित हो जाने चाहिए, ध्यान रखो। दूसरा, फर्जी व पर्सनल जनहित याचिकाओं पर जुर्माना आरोपित कर देना चाहिए, ठीक है, कि कोई फर्जी कर रहा है या पर्सनल कर रहा है, व्यक्तिगत, तो इन पर आप पहले तो देखो मानकीकरण बता दो कि इन मानदंडों के तहत यही आपको लाना है। यदि उसके विरुद्ध कोई लाता है तो आप क्या करो कि पर्सनल जुर्माना आरोपित कर दो, जिससे कि इनकी संख्या कम हो सके, ठीक है, तथा न्यायालय पर अतिरिक्त दबाव भी कम हो सके। तो इस चीज के लिए आपको, अब देखो मुझे यहां ऐसा लिखना पड़ा, लेकिन इंग्लिश मीडियम होता तो क्या कहता कि फर्जी व जनहित याचिकाओं पर जुर्माना आरोपित किया जाना, कोई जरूरत नहीं है लिखना। जुर्माना के बाद वो क्या करता, परिणाम स्वरूप, यहां लिखता परिणाम स्वरूप, और बता देता क्या कि न्यायालय पर अतिरिक्त दबाव कम हो सके, संख्या कम हो सके। तो इस टाइप से भी आपको, और इस चीज को और वैसा करके आप आंसर में लिखेंगे, यानी कि इसको और बेहतर बना करके आप आंसर में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कि और इसको सॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप कम शब्द में आप बहुत सारी बातें कह पाएंगे। इसलिए आपको जाना जाता है कि आप कितना कम समय में कितनी अच्छी बातें कह पाते हैं। तो जनहित याचिका जांच समिति की स्थापना तथा इसके लिए आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। मतलब सेट कर दो आप अपने कंप्यूटर में कि इन इन मुद्दों से संबंधित होगी तो पकड़ लो, और इनसे संबंधित नहीं है तो हटा दो,
यानी कि एआई का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं लिखना भूल गया, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें लिख दीजिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चूंकि एक व्यापक स्तर पर होती है और उस चीज को व्यापक स्तर पर जोड़ती है, तो जनहित याचिकाओं के संदर्भ में आईसीटी का प्रयोग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, एआई का प्रयोग, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग, ये सब आपको करना है। आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा, ये दिखाता है, आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे उदाहरण बताते हैं तो उसे लगता है हाँ यार ये बहुत आया कि आईटी सेल का प्रयोग करेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का करेगा, है ना, ऐसा प्रयोग करवाएगा आकर के। करवाएगा मतलब खुद को तो आता ही नहीं होगा, वो तो उसको भी मालूम है कि आप केवल गप दे रहे हो नाम के, मतलब पता है केवल आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती कैसी ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन ये उसको मालूम चलेगा कि ठीक है, इसको कम से कम ये तो मालूम है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ठीक चीज़ है, तो ऐसा वो आपको समझेगा और अंदर ले लेगा। चलिए, तो जनहित याचिकाओं के वर्गीकरण एवं मानकीकरण के लिए डिजिटलीकरण का, है ना, डिजिटलीकरण का उपयोग एवं शोध करना चाहिए और नवाचार करना चाहिए कि कैसे हम इनको व्यवस्थित कर सकें। देखो, किसी चीज को में यदि दिखते हैं तो उसको खत्म नहीं कर सकते, समझ में आ रहा, उसको सुधारने का प्रयास में करना चाहिए, क्योंकि खत्म करने के लिए तो दुनिया खड़ी है। समझ में आ रहा भाई? यदि इसमें कोई समस्या है तो क्या इसको, इसके महत्व भी तो है, तो कम से कम इसमें आप सबसे अच्छा 4 वाक्य का निष्कर्ष लिख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं संस्कृत ऑप्शनल वाले दूसरे से अच्छा नंबर लाएंगे। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आप यहां एक चीज प्रयोग कर सकते हो। 4 वाक्य ने कहा है कि जीवन में यदि दुख है और सुख भी है तो व्यक्ति सुख से कैसे जिए, उसने ये अपने सुखवाद में बताया है। तो शॉर्ट में ये बात लिखनी है जो मेरे संस्कृत वाले सुन रहे हैं उनको, कि सुखवाद की बात कही है और कहा है ना, तद्यथा मत्यार्थी ससलकान सकंटकान मत्स्यानुपाद्य थी। ये तो संस्कृत की लाइन हो गया, है ना, धीरे से बोल देता हूं लिखना चाहे तो, तद्यथा मत्स्यार्थी ससलकान सकंटकान मत्यानुपद्यति। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मछली आप खाते हो तो मछली के कांटे हटा देते हो ना, और मछली खा जाते हो, तो ऐसे ही जो जो समस्याएं उन्हें हटाओ और जो महत्व है उसको बचाने देने रहो। ऐसे ही आप चावल खाते हो तो चावल में तो भूसी लगी रहती है जब वो धान के रूप में होते हैं, लेकिन आप उसको क्या करते हो, भूसी हटा करके चावल खा लेते हो। तो ये वाली बात, तो निष्कर्ष आप 4 वाक्य से खत्म कर दीजिए यदि पूछ रहा है तो। यदि ये साफ करेंगे तो उसको नया पॉइंट मिलेगा, नंबर आपको देखा। समझ में आ रहा है? तो आपको ये संस्कृत वालों को मैं कहता हूं कि प्रत्येक जीएस में आपको कम से कम 4 से 5 कोटेशन प्रयोग करके आनी है संस्कृत की, छोटी छोटी। इससे आपको अपेक्षा अच्छे नंबर मिलेंगे। 3-4 नंबर भी यदि एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप सोचो प्रत्येक जीएस में, तो आपके 12-15 नंबर हो गए ना। और ये एक्स्ट्रा मिलता है आपको इससे, एक कोटेशन का मान लो आधा नंबर भी देगा, और आपने चारों जीएसओ में 10 कोटेशन 15 कोटेशन प्रयोग किया है तो 7 नंबर देगा कि नहीं देगा? अरे 2 नंबर देगा, ज्यादा कि नहीं देगा? आधा देगा तो भी बहुत है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा करना है। चलिए आगे चलते हैं। चूंकि आप लोग कहेंगे संस्कृत क्यों बीच बीच में बताते रहते हैं, क्योंकि देखो संस्कृत का प्रभाव यदि उसका लाभ लिया जा सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं अपने को कुछ अलग या भिन्न करने में, तो लेना चाहिए। और चूंकि हम इन ग्रंथों को पढ़ क्यों रहे हैं, 4 वाक्य दर्शन है या कोई दर्शन है, कुछ चीजें हैं, चूंकि उसका महत्व है, क्या है, उनका उपयोग क्या कर पा रहे हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग क्या करेंगे हम, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। डॉक्टरी क्यों पढ़ते हैं, उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो उसका उपयोग क्या है, यही उपयोग है उसका, कि सीखो इधर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो समस्याओं को दूर करो। ऐसे ही ये निष्कर्ष आप डिजिटलीकरण में जहां आए बात वहां लिखो कि, है ना, कि विज्ञान वरदान है और अभिशाप है। ये निबंध तो हर एक बच्चे ने सुना होता है। वरदान कैसी है, अभिशाप कैसी है, बताते हो आप। निष्कर्ष 4 वाक्य से खत्म करो, ठीक है, निबंध में इसको प्रयोग करो, ऐसा आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऑप्शनल मैं कहता हूं कि संस्कृत ऑप्शनल बहुत अच्छा है इस मामले में। चलिए, सभी ऑप्शनल अच्छे हैं, सभी का उपयोग कर सकते हैं यदि ज्ञान का उपयोग करना आप जानते हैं तो, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे की राह महत्वपूर्ण सुझाव में आपने बताई हैं। अब आपको मैंने एक चीज यहां छोड़ा है तो उसको भी देख लीजिए कि एक क्वेश्चन बनता है कि अच्छा, हाल के समय में जनहित याचिका मामलों में वृद्धि क्यों हो गई है, इसके क्या कारक हैं। ठीक है, कि लोग हर चीज के लिए उतावले क्यों हो गए हैं, भैया जनहित याचिका, ठीक है, हर बात पर खड़े हो जाए, नहीं जनहित याचिका भी दायर कर दो। तो ये क्यों? क्योंकि जन जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि हुई है, थोड़े से लोग पढ़ लिख गए हैं, ठीक है, और इससे उन्हें पता चल गया हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा अवेयर हो गए हैं।
निजता के बारे में जान गए हैं, निजता का अधिकार। यहां उदाहरण दो, पुट्टा स्वामीवाद 2017। इंटरनेट का अधिकार, ठीक है, इंटरनेट संबंधी दिशा निर्देश, है ना। अनुराधा वसीनवाद 2018, इस चीज को प्रयोग करो। तो जैसे मुझे वाद याद करने का मैं प्रयास किया हूं, ऐसे ही आपको भी करना है और इनको अनुप्रयोग करना है, इससे आपके नंबर बेहतर होंगे। चलिए, राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो गया है इनको, ठीक है, इसलिए इसकी मांग में वृद्धि हुई है। जैसे मजदूरों का शोषण हो रहा है, चलो भाई तुम्हारा हम शोषण मुक्त कराते हैं। बच्चों का शोषण रहा है, चलिए शोषण मुक्त कराते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे हैं, है ना, इधर पर्यावरणीय मुद्दे की बात है। तो पर्यावरणीय मुद्दे की यदि बात हो रही है तो देखो, चलिए आपके पर्यावरण को हम शुद्ध कराते हैं। तो पर्यावरण के संदर्भ में ये देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण के मुद्दे की बात हो, बच्चों के शोषण की बात हो, राजनीतिक हित के संदर्भ में, ठीक है, मांग हुई है, इसकी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा यार राजनीति ये भी है। जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक कॉलेज का लड़का था, अभी कुछ समय पहले वो गांव गया कोविड में, और कोविड के एक 1.5 साल रहा गांव में। उसने देखा, उसने 2 चीज़ों का उपयोग किया, एक तो PIL का उपयोग किया और एक RTI का उपयोग किया। और उसने RTI का प्रयोग करके ये जानने का अधिकार, यानी कि एक तो जानने का अधिकार, एक जनहित याचिका, इन दोनों के माध्यम से 1-2 मुद्दों को दायर कर दिया न्यायालय में, ठीक है। और RTI के तहत बहुत सारी चीज़ों का पैसा मैसा पूछा, बताया और ये सब। तो थोड़ा उसके पहचान, यानी पढ़ लिख करके आया है भाई बंदा। उसने पता करवा लिया कितने पैसे हैं, कितना का आया है, कितने का घपला हुआ है। तो ऐसे करके उसने थोड़ा इज्जत बढ़ाया अपना और दोस्ती फैलाई और सरपंच बन गया, है ना। हम देखते ही रह गए, है ना। तो उससे पूछा कि कैसे बने, तो मतलब बताया कि देखो ये मुद्दे थे और इस तरीके से मैं सरपंच बन गया हूँ। तो इस टाइप से अभी यार मतलब अच्छा बंदा था और थोड़ा सा सभी से व्यवहार बनाने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति कर जाते हैं काम। तो राजनीतिक समर्थन इसको प्राप्त हो गया है। उदाहरण आपको जरूर देना है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इसके लिए, भाई क्या करे, जनता परेशान है। जैसे कि जनता के मुद्दों को कोई उठाने को तैयार नहीं है। बोले शोषण हो रहा है, बोले करवा लो शोषण, क्या ही दिक्कत है, गरीब केवल जनगणना के लिए हुए हैं, ठीक है। तो जनता के मुद्दों को उठाने का एक माध्यम है भाई ये, कि जनहित या चलो सरकार नहीं सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है, तो न्यायपालिका के पास चलते हैं, ठीक है, वही एक देवता है। तो ये सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई इसकी होती है। तो ये अच्छा है कि भैया अधीनस्थ न्यायालय में तो नहीं लगे रहते हैं, तो वहां डायरेक्ट सुनवाई होनी है ना। और इसको सुनवाई ही नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा इसके पीछे एक और कारण है कि सोशल मीडिया और मीडिया भी इसको आजकल बहुत बड़ा चढ़ा करके अच्छे से दिखा रही है। मैंने न्यूज अखबार में इसकी बात आ रही है कि राजपाल देंगे PIL पर बयान, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का। तो PIL मुद्दों की व्यापक कवरेज हो रही है और इनको सनसनीखेज के रूप में, सनसनीखेज का मतलब क्या होता है, PM मोदी ने आज खाया कांच की प्लेट में, राहुल गांधी को आज के विरुद्ध लगाए गए नारे, राहुल गांधी ने किया मंदिर का उद्घाटन, है ना, ऐसा बात है। तो ये सबसे हमें क्या लेना देना भाई, वो उद्घाटन करे चाहे कुछ करे, हमारे लिए कुछ करे तब ना, इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनको सनसनीखेज के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब मैंने ये उदाहरण देकर के बताया कि दिन भर वो लगा रहता है। अभी कोई डाल रहा था कि अभी कल की ही न्यूज में था कि नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ बहुमत, है ना। अब भाई पहले से ही पता है कि नीतीश कुमार को होना ही होना है, अब इसको तुम 25 दिन से दिखा रहे हो, ठीक है, टीवी पर। तो ये सनसनीखेज होती है भाई, वो तो सबको मालूम है कि उन्हीं को मिलनी है बहुमत, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि भाई पहले से ही स्पष्ट हो गया है भाई, वो व्यक्ति जिसके पास ऐसा है तब तो वो इस्तीफा दे रहा था, ठीक है। तो इसको 20 दिन दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो स्पष्ट ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सनसनीखेज के रूप में उपयोग करते हैं लोग, ठीक है। अब ऐसे ही तो मीडिया या सोशल मीडिया भी PIL को ऐसे ही सनसनीखेज के रूप में देती है, इसलिए लोग कहते हैं भैया मीडिया में भी आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जनहित याचिका का पूर्व इतिहास के तहत मुद्दे को उठाया जाना और उत्प्रेरित करना, इसकी जो सफलता है वो भी भाई इसके लिए करती है। यदि आपके गांव से 5 लोग IAS बन गए हैं तो आप देखना वहां के बच्चे उस गांव के आधे से अधिक ये कहेंगे कि मुझे भी IAS बनना है, क्योंकि भाई जो पहले का इतिहास रहता है उसी से व्यक्ति सीखता है, और यदि उसमें सफलता मिली होती है तो उसी मार्ग को अपनाता है।
क्योंकि आईएएस बन करके सबसे ज्यादा समाज में इज्जत मिलती है, इसलिए आप लोग आईएएस की ओर जा रहे हो। तो ऐसे ही जो पूर्व इतिहास रहे हैं, जो केस रहे हैं, 40,000 कैदियों को रिहा करना, इतने एक चीजों को रिहा कर देना, ये हम लोगों को मोटिवेशन देता है कि भाई इसके तहत मुद्दा उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके तहत भी मुद्दा उठा सकते हो, ध्यान रखिएगा। और ये आपको मैं सबसे बड़ा बता रहा हूं, इसको आप केस स्टडी में उपयोग करिएगा। पीआईएल को जैसे आपसे कहे कि बहुत एक ग्रुप है उस वहां इस चीज का शोषण हो रहा है, तो आइए आप आईएएस होकर के क्या करेंगे, ध्यान में आ रहा? तो आप ये उपाय बता सकते हैं कि भाई मैं वहां किसी समझदार व्यक्ति या सरपंच इत्यादि से जाकर के बात कहूंगा कि भाई इनके खिलाफ पीआईएल कर दूंगा। और यदि अंततः कोई नहीं करता है तो मैं आईएएस और एक जन नागरिक होने के नाते हमारा ही ये बनता है दायित्व कि हम उनके मुद्दों को लेकर के हम स्वयं ही पीआईएल दायर कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो उन्हीं लोगों से कहेंगे भाई तुम लोग दायर कर दो। ठीक है, तो आप बताएंगे कि उनके दायर करने में केवल एक ही दिक्कत है कि उन्हें धमकी दी जा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं दायर कर दूंगा, तो मैं इधर की बोलो मैं धमकी से डरता ही नहीं हूं, है ना, 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के बैग में चलता हूं, कहीं भी ट्रांसफर करो, ऐसा। तो ये भी मामला है, तो इसका भी आप एक उपयोग कर सकते हैं। तो सेना खातून बाद में ये हुआ। तो इन सभी के कारण ये जनहित याचिका में मांग में वृद्धि हुई। तो मांग के कारण है कि क्या क्यों किस कारण हुई, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन देखो 5-7 कारण यदि आपके पास हैं और इतना आपके पास परफेक्ट है, इन्हीं को आप याद कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो अच्छा है। इस टाइप से उदाहरण वगैरह आदि करके नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इनको आपको उदाहरण को प्रयोग करना है। मैंने आपको ये बताया आगे कि राह में क्या करना है। अब एक निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं सर, देखिए आप निष्कर्ष करेंगे सारांशतः जनहित याचिकाएं सार्वजनिक न्याय तथा मानवाधिकारों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं या साधन है। इनसे देखो सार्वजनिक न्याय मिलता है और मानवाधिकारों की रक्षा होती है, इसलिए इसके व्यवस्थितीकरण तथा दुरुपयोग को रोकने हेतु मानकीकरण व जुर्माना आरोपित करना चाहिए कि इनको व्यवस्थित बनाना होगा, दुरुपयोग को रोकने हेतु मानकीकरण स्थापित करना होगा तथा समुचित होगा जिससे कि इनके मूल उद्देश्य की परिपूर्ण हो सके, कि जिनके लिए आया था कि जनहित वही परिपूर्ण हो सके, जिससे कि हम संवैधानिक आदर्शों की संस्थापना कर पाएंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ऐसा आप बात कर सकते हैं। आप इसके लिए आईसीटी इत्यादि की भी बात कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि की बात भी प्रयोग कर सकते हैं निष्कर्ष में भी, आईसीटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। तो इन सभी की बात करके ये आप लिख सकते हैं कि जनहित याचिकाओं का क्या है। तो इस हिसाब से आज आपने ये क्वेश्चन किया और ये आपने देखा। आगे का मुद्दा हम लोग देखेंगे जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है, इससे संदर्भ में तो हम टॉपिक्स लाएंगे। देखिए जो मैंने यहाँ क्रम दिया है वो जरूरी नहीं है मैं इस क्रम का अनुपालन करूंगा, ये क्वेश्चन समझाने के बाद इन क्रमों का अनुपालन नहीं करूंगा मैं। जो मुझे लगेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर कराऊंगा और इसमें साथ में कवर कराते जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, कुछ भी यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है और कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। आपको सब कुछ एक साथ पढ़ना है। आज हम लोगों ने देखा जनहित याचिका। यदि मित्रों आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये बात, ठीक है। और दूसरा यह कि आप इसको शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं कि जिसको इसकी आवश्यकता है और जो अच्छे से सच में मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग यदि देखेंगे और प्यार मोहब्बत बनी रहेगी तो मैं आगे इसको डालूंगा, लेक्चर को अपलोड करूंगा, इतना मेहनत करके नोट्स बनाऊंगा। वरना आगे ये फिर मैं केवल पेड कर दूंगा और जो व्यक्ति पे करेगा उसी को मैं ये लेक्चर दूंगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसे फिर हम इसको लाइव भी कर सकते हैं बाद में यदि ऐसा, चूंकि तो ये आप लोगों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है कि आप कैसा करें। आपका यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं इसको रेगुलर डालूंगा और यहाँ फ्री अपलोड करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके मित्रों, तो धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और हाँ केवल सुनिएगा मत, कमेंट करके भी बताइएगा, इससे मुझे मालूम चलता है कि ठीक आपको लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। आप पीवाई को पहले भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको। अब देखिए आपको मैं यहाँ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको लिख करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, मुझे, है ना, पर्सनल मुझे इसको लिख करके भेज सकते हैं जो भी आप में सुन रहे हैं। तो इससे मुझे मालूम भी चले कि कौन कौन सुन रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन लिख रहे हैं, कौन कौन पढ़ रहे हैं। तो जो उत्तर लिख करके भेजेगा उससे मालूम चलेगा। तो आप उत्तर लिख करके मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे ये, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में होगी, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कैसा है। जनहित याचिका कर्ताओं ने सार्वजनिक समाज के निर्धन एवं हास्य पर स्थित लोगों को न्याय तक पहुंचने में
मदद प्रदान की है, आपको बताना है कि इसके माध्यम से, लेकिन कुछ स्वार्थ के कारण इसका दुरुपयोग हुआ है। क्या दुरुपयोग हो रहा है वो आपको बताना है। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जनहित याचिका की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। इसकी क्या उपयोगिता है इसका परीक्षण कीजिए, ये आपको क्वेश्चन करना है। एक आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लिख करके मुझे चेक कराइएगा। कल हम एक नए टॉपिक्स के साथ इसमें मिलेंगे। मैं सोच रहा था कि लेक्चर छोटे हों, लेकिन चूंकि समझ करके यदि हम लोगों को करना है तो वो इतना छोटे हो नहीं पाएंगे। मैं सोच रहा था 30 मिनट के 20 मिनट के हो जाए लेक्चर, लेकिन ये संभव नहीं है इतने व्यापक मुद्दों को कवर करना। इसलिए जितना हो रहा है, और यदि आपको आईएएस करना है तो 3 घंटे का पेपर लिखना है तो 1-1.5 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखिए। ओके मित्रों, धन्यवाद।